एवरी इंडिविजुअल हु इज डूइंग सीए कि अगर आपने कोई चीज देखी और वो आपको अच्छी लग रही है और आप करना चाहते हो, सीए डिग्री इज अ पासपोर्ट ऑफ डूइंग दैट. MBA वर्सेस सीए. करेक्ट. एज ए सीए हाउ आर वी इंफीरियर? हम उनसे नीचे ही रहते हैं हमेशा, MBA वाले हमेशा ऊपर रहते हैं. करेक्ट. इट्स अ बिग मिथ. व्हाट इज द एंट्री लेवल पैकेज इन दिस इंडस्ट्री? 47 पे मैंने स्टार्ट किया था और आई वेंट ऑन टिल 65 lakhs. ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? How did you get into the CoinDCX? ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि अगर आप आज 5 लाख पे काम कर रहे हो तो आप कहीं और जाओगे तो आपको 5 लाख के 7 लाख ही मिलेंगे. वो 5 के 50 भी हो सकते हैं. आप देखो यूएस में ट्रेंड है, ब्लैक रॉक ने बिगेस्ट ETF लॉन्च किया बिटकॉइन का और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे लग रहे हैं. तो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग एट बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी एज एन अपॉर्चुनिटी, एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास. ठीक है. प्रीटी सिमिलर और इवन बेटर देन गोल्ड. Any advice for a 16-year-old kid? पैसा मत देखो यार स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग के 3 से 5 साल गोल्डन पीरियड होता है. यही वो टाइम होता है जब आप पैसा बिल्कुल साइड में रखो. पैसे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको. आपको पता है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप जाओ उसको एक्सप्लोर करो. बिकॉज तो यार इतने सारे स्टूडेंट्स विद्योदय पे आते हैं, उनकी एज रहती है यार 16, 17, 18, 19, 20 साल. एंड बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदारों से सुना था कि सीए अच्छा होता है. बहुत सारे लोगों ने इस वजह से कर लिया कि दोस्त कर रहा है. बट जो ये सीए डिग्री का पावर है, ये इन बच्चों को आज तक एक्चुअली पता ही नहीं किसी ने. सो ये जो मैं पूरी सीरीज पॉडकास्ट की कंडक्ट करवा रहा हूँ, वहाँ पे मैं इन बच्चों को जितनी भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ फील्ड्स अवेलेबल है सीए बनने के बाद, उसके बारे में उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ. तो ट्रेडिशनली बच्चा जब सीए ज्वाइन करता है तो उसको लगता है कि यार प्रैक्टिस कर लेंगे तो या तो टैक्स में होगी, DT, IDT, या ऑडिट में चला जाएगा वो. एंड फिर नेक्स्ट होता है कि यार जॉब कर लेंगे. जॉब से रिलेटेड भी उनका जो परसेप्शन है, क्योंकि एक स्टार्टिंग पैकेज की बात आती है कि पैकेज कितना मिलेगा. करेक्ट. तो उनका विजन सिर्फ उसके बारे में है कि 8 से 12 लाख रुपए ही वैल्यू है एक सीए की. वो उसके बाद की लाइफ तो देख ही नहीं पा रहे क्योंकि कोई बता भी नहीं रहा है. सो यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि तुम बच्चों को बताओ कि ये जो 8 से 12 लाख का पैकेज है वो तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पैकेज है. उसके बाद 1 साल वर्किंग एक्सपीरियंस होने के बाद फिर लाइफ कैसे चेंज होती है सीए स्टूडेंट की जो वो सीए बन जाता है, एंड क्या डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आती है तुम्हारी पर्सनल लाइफ. क्योंकि अपन दोनों इतने टाइम से साथ में है तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ द वे यू हैव बिल्ट अप योर करियर. मतलब तुम अपन दोनों साथ में सीए बने, सब दोनों को सेम ही नॉलेज होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे. पर आज जब मैं तुम्हारी प्रोफाइल देखता हूँ वर्किंग की, जो नॉलेज तुम मेरे साथ शेयर करते हो, तो आई एम हाईली इम्प्रेस. चलो मैं तो टीचिंग लाइन में आ गया तो हमारी दुनिया एक लिमिटेड सर्कल में रह गई कि हमारा जो सिलेबस आता है हम उसके बारे में अपडेट होते हैं. नई चीज़ सीखने का मौका हम लोगों को नहीं मिला एज अ टीचर क्योंकि हमारा वो वर्किंग एरिया नहीं है. बट तुमने जो अपना वर्किंग करा है, जो डिफरेंट प्रोफाइल्स पे वर्क करी, मैं आज वो बच्चों के सामने लाना चाहता हूँ. एंड ऑब्वियसली विद द अमाउंट ऑफ पेमेंट, बेसिकली कितना पैकेज तुमने ग्रो करा इतने सालों में, ये सारी चीज़ें मेरे को बच्चों को एक बार बतानी है. ग्रेट. नहीं, बहुत सही बात बोली यार मेहुल. इनफैक्ट आई रिमेंबर द डेज व्हेन वी वर स्टडिंग सीए. तो हमारे भी दिमाग में यही रहता था कि बस कैसे भी सीए कंप्लीट कर लो और वही 8-10 लाख का पैकेज मिल जाएगा. अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे हमको कोई बताने वाला था नहीं कि कैसे ग्रो करोगे, क्या करोगे. बट गुड दैट यू आर डूइंग दिस इनिशिएटिव. हम लोग कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे, उससे कुछ लोगों को अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलती है डिफरेंट करियर प्रोग्रेशन इन अ सीए लाइफ, देन आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. करेक्ट. मेरे को याद है अपन जब सीए कर रहे थे और अपन सीए इंटर फाइनल में थे, तब अपने लिए 8, 10 या 12 लाख भी इतनी बड़ी चीज होती थी कि यार बस ये मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी. और आज अपने को लगता है कि क्या है 8, 10, 12 लाख रुपए, दुनिया उससे कितनी ज्यादा पोटेंशियल रखती है और कितनी अपॉर्चुनिटीज देती है. ये तो अब अपने को समझ में आता है कि भाई वो क्या 10 लाख रुपए के पीछे भाग रहे थे, जबकि अपन कितना ज्यादा अचीव कर चुके हैं आज की तारीख में. एब्सोल्युटली. इनफैक्ट व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, तो मैं एक और एस्पेक्ट को कवर करूंगा व्हिच वाज वेरी क्रिटिकल एंड इंट्रिंसिक टू आवर लाइफ कि यार हमने वो चीज बहुत फेस करी. MBA वर्सेस सीए. करेक्ट. एज ए सीए हाउ आर वी इंफीरियर? हम उनसे नीचे ही रहते हैं हमेशा, MBA वाले हमेशा ऊपर रहते हैं. करेक्ट. इट्स अ बिग मिथ. आई कैन जस्ट से दैट एंड आई विल प्रूव इट व्हेन वी टॉक थ्रू. मैं आगे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा भी कि क्यों ये चीज़ नहीं है. वो प्रैक्टिकली मैंने अपनी लाइफ में सॉल्व किया है और एक्सपीरियंस किया है. तो मैं किसी और की बात नहीं बताऊंगा बट खुद की बताऊंगा. बट मे बी लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, द टाइम व्हेन वी वर लुकिंग एट बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सीए बने तो
आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, ऐसा कोई बहुत तोड़ू फोड़ू एक्सपीरियंस था नहीं। इवन इंटर्नशिप टाइम पे इंदौर से अपने Correct. साथ में इंटर्नशिप करी, इट वाज अ वेरी बेसिक इंटर्नशिप कि आप वही स्टॉक ऑडिट्स कर रहे हो, बेसिक इंटरनल ऑडिट एक्सेट्रा, वो सब करके हमने किया सीए कंप्लीट। जब सीए किया तो ऐसा था कि कहीं ना कहीं लग जाएंगे, कुछ कर लेंगे, ऐसा कोई विजन था नहीं बहुत बड़ा, बिकॉज तब कोई बताने वाला भी नहीं था हमको कि आप क्या कर सकते हो, Correct. बीइंग अ सीए व्हाट ऑल आर दी एवेन्यूज ओपन टू यू। Correct. तो समझ में ये आता था कि या तो बिग फोर में चले जाओ जॉब करना है हाँ. तो, या फिर सीए कैंपस में कोई कंपनीज आ रही हैं तो वहां चले जाओ, और उसके अलावा या तो अपने घर की प्रैक्टिस ज्वाइन कर लो या किसी और को ज्वाइन कर लो। यही दो चार ऑप्शन और समझ में अपन आते थे। दोनों के साथ ना घर की कोई प्रैक्टिस थी ऐसी कि अपन घर की प्रैक्टिस में चले जाओ और वहां पे अपना करियर, मतलब कोई ऐसा बैकग्राउंड सेटअप था नहीं था। नहीं। बिग फोर्स एक बहुत बड़ा हुआ था कि मतलब बिग फोर्स अपने को तो इंदौर के थे यार, अपन इंदौर बाहर वालों के लिए तो गांव ही था। हाँ, तो अपने को बिग फोर में मिलेगा ये भी अपने को तो उम्मीद ही नहीं थी कि अपने को कौन रखेगा बिग फोर में उस टाइम पे। करेक्ट करेक्ट। कोइंसिडेंटली उस टाइम पर, एंड दिस इज वेयर आई वुड से कि फॉर्च्यून हेल्प्ड मी, मेरे डैड का एक वहाँ के पार्टनर के साथ कनेक्शन था ईवाई के, सो ही स्पोक टू हिम एंड आई गॉट अ इंटरव्यू स्केड्यूल्ड। एक इंटरव्यू मेरा स्केड्यूल हो गया मुंबई में, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार मैं मुंबई ट्रैवल किया फॉर वर्क। इसके पहले कभी गए नहीं, इंटर्नशिप सारी यहीं से करी, सब कुछ एक्सपीरियंस इंदौर से, सी इंदौर से बने। फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल्ड फॉर इंटरव्यू, सी इंटरव्यू देयर। कैंपस में भी कुछ शॉर्ट लिस्टिंग्स हुई थी, बट वहां पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी विच वाज बिफोर द कैंपस। कैंपस आने के पहले ही अपॉर्चुनिटी आ गई थी। ओके. तो मैंने सोचा कि जाते हैं एक बार, एक एक्सपीरियंस तो होगा, जाके देते हैं। तो मैं गया वहां पे, जाके इंटरव्यू दिया। एक मन में वो रहता है कि यार छोटी जगह से आए हैं, हाँ. इंटर्नशिप में कुछ किया नहीं है, हाँ. बिग फोर तो बिग फोर है, करेक्ट. क्या ही पूछते होंगे, क्या होता होगा वहाँ के, क्या बच्चे होते होंगे, अलग ही लेवल होता होगा, हम उनसे कैसे compete करेंगे। तो वो तो बैकड्रॉप में चलता ही रहता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, जो भी आप करो वो चीज़ बैकग्राउंड में चलती है। विद दैट बैकग्राउंड मैं चला गया वहाँ पे इंटरव्यू देने। तो वहाँ पे जाके मेरे 1-2 राउंड हुए इंटरव्यू के। टैक्स प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू था, टैक्स में वैकेंसी थी, तो मिला ठीक है जो मिल रहा है वो कर लेंगे। तो टैक्स में जाके इंटरव्यू दे दिया। अब वो इंटरव्यू इतना बेकार गया कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होना है और अपने को सीए कैंपस में ही बैठना पड़ेगा, फिर वहां से जहाँ हो जाएगा कर लेंगे। ये सोच के मैं घर पे आ गया वापस। मेरे डैड ने पूछा क्या हुआ, कैसा रहा इंटरव्यू, अभी उनको तो क्या ही बताएंगे, बट आई स्टिल टोल्ड हिम कि हाँ नहीं अच्छा गया, वो बिग फोर है, मुंबई है, तो उनके स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग होते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा था कि एक्सपेक्टेशन सेट कर दूं कि अगर वहां से रिजेक्शन आ जाए तो घर वालों को शॉक नहीं हो कि भाई इसका नहीं हो पाया। तो वो माहौल मैंने बना दिया था क्या ठीक है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फिर यही था कि फिर 30-40 डेज में कैंपस होने वाला था। मेरा यह था कि यार यहाँ तो चलो कुछ हो नहीं पाया, एंड इट वाज अ डिजास्टर इंटरव्यू। इतना गंदा था कि मुझे लगा कि वो बंदा मतलब मेरे मुंह पे ही मारता, कुछ कप वप उठा के उसने मेरे ऊपर फेंक ही दिया होता अगर मैं 5 मिनट और रुकता। तो मतलब वो मेरा फाइनली मैं वो टेक अवे लेके आया था वहां से। 45 मिनट्स की एकदम हीटेड कॉन्वर्सेशन थी। जो मैं बोल रहा था वो उसका उल्टा ही बोल रहा था, एंड ही वाज पिन पॉइंटिंग, क्वेश्चनिंग मी ऑन एवरीथिंग। मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी लगा दी थी उसने बहुत अच्छे से। बाहर निकला तो पता था कि भाई अपन और थोड़ी देर रुकते तो अपना तो रेप हो जाता है यहाँ। करेक्ट. बाहर निकल गया, इंदौर आ गया, घर पे एक्सपेक्टेशन सेट कर दी कि भाई अपना यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, और वैसे भी बिग फोर में तो अभी क्या ही है, कैसे जाएंगे, मे बी कैंपस में कुछ अच्छा हो जाएगा, वो सब एक्सपेक्टेशन घर पे सेट कर दिए। यहाँ पे कैंपस जो अपन बार बार बोल रहे हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो कैंपस इज लाइक स्टूडेंट्स, जहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट ही अपने स्टूडेंट्स के लिए कंपनीज को बुलाता है और उनको जॉब दिलवाने में वो पूरा एक प्रोसीजर होता है। कंपनीज आती है इंस्टीट्यूट के कैंपस पे एंड वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं सारे स्टूडेंट्स के, एंड वहीं पे उनको जॉब ऑफर मिल जाता है। दैट इज द कैंपस जो हम बार बार यहाँ पे बोल रहे हैं। करेक्ट. तो विद दैट एक्सपेक्टेशन मैं वापस से नॉर्मल लाइफ में, चलो ठीक है सीए तो हो ही गए। सबसे बड़ा अचीवमेंट ही उस टाइम पे वो लग रहा था, एटलीस्ट स्टार्टिंग के 4-5 दिन इंस्टा पे प्रोफाइल में सब जगह सीए लगा दिया। 4-5 दिन में समझ में आया कि नहीं भाई कुछ ऐसा तोप नहीं करा, फिर वापस से हटा लिया। फिर नॉर्मल हो गया कि ठीक है भाई हो गए सीए। वो 5 दिन की खुशी थी वो खत्म हो गई। फिर बस वेट ही कर रहा था, टाइम पास इधर उधर फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, इन वेटिंग फॉर द कैंपस। फिर 10 दिन बाद में मुझे ईमेल आया ही वैसे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो रिजेक्शन का ईमेल रहेगा, घर वालों को कैसे बताऊंगा क्या, वो सब मैं प्लान कर रहा था। फिर देखा तो उसमें लिखा हुआ था यू आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर दिस प्रोफाइल, एंड आई वाज लाइक मतलब यार इतना मारने के बाद में कोई इंसान तुमको सिलेक्ट कैसे कर रहा है, मेरे को पहले वो समझ में नहीं आया। तो मेरे दिमाग में ये था कि यार इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो और जो मेरे साथ ये रिजल्ट हो रहा है, दीज टू थिंग्स वर कंप्लीटली कॉन्वोल्यूटेड। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन के एकदम पोल्स अपार्ट। तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि क्यों हुआ। तो मैंने 1-2 सीनियर से बात करी और मैंने उनसे समझा और उनको मैंने बताया। उन्होंने पूछा क्या पूछा था इंटरव्यू में, कैसे क्या हुआ था, तो मैंने उनको बताया कि यार ये ऐसे पूछा था और मैं जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा ही बोल रहे थे। तो बोलते यार इट वाज अ स्ट्रेस इंटरव्यू। राइट.
अब अपने को तो पता ही नहीं था यार क्या स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, क्या होता है। बस जीएमसीएस में एक आध बार पंकज सर ने बोला था हाँ कि ऐसे भी तरीके होते हैं इंटरव्यू Correct, लेने के, correct, बट correct. अभी ऑब्वियसली कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा नहीं तो समझ आया नहीं। हाँ बाद में मुझे सब लोगों ने बताया तो समझ आया कि वो स्ट्रेस इंटरव्यू था। वो ये चेक करना चाह रहे थे कि मेरा टेम्परामेंट कैसा है, प्रेशर सिचुएशन में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता Correct. हूँ, क्या उस टाइम पे भी मैं कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाता हूँ। हाँ तो जितना इनकॉन्फिडेंट मैं खुद इंटरनली खुद को साउंड कर रहा था, शायद उनको उतना साउंड नहीं किया। नहीं होगा। मेरे जो आंसर्स थे वो उनको लगा कि मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किए, इतनी टफ सिचुएशन में भी मैं आई वाज स्टिल एबल टू आंसर। करेक्ट तो दैट वाज अ विनिंग स्ट्रीक। करेक्ट आई नेवर न्यू कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया वहां पर। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि हाँ अच्छा परफॉर्म किया। करेक्ट। ये यार प्रॉब्लम है अपन जैसे इंदौर तो आज की तारीख में भले बहुत सारे लोगों के लिए डेवलप सिटी है, क्लीनेस्ट सिटी है, अच्छा है। अपन जब थे टेक्निकली इसका रिकॉग्निशन गांव का ही था। मतलब मैंने जब Correct. मेरी आर्टिकलशिप मुंबई से करी थी तो मेरे ऊपर बैच था कि गांव से आया ही गाँव से है। एंड एक्चुअली गलत भी नहीं भाई। अपने को किसी ने कभी कुछ बताया ही नहीं इंटरव्यू Correct. कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, रेज्यूमे बनाना तक अपने एजुकेशन सिस्टम ने अपने को नहीं बताया नहीं होगा। मतलब आज अपन बोलते हैं अपन सीबीएसई स्कूल से पास आउट है, इंदौर के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल से अपन पास आउट है, पर नहीं आता यार ये सब नहीं आता, प्रैक्टिकल काम तो हाँ। नहीं सिखाया अपने को। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना यार वो आना ही है अपन लोगों को यहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। Correct. तो बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सीए की। और हम अब तो 8-10 लाख 15 लाख की बात करते हैं। अपने हाँ। टाइम में तो क्या ही पैकेज मिलता क्या था। ही अपना तो 6 से 8 लाख का रेंज था तो तब। मेरा स्टार्टिंग पैकेज था 5.5 लाख्स। ओके जब मैं सिलेक्ट फर्स्ट हुआ जॉब E&Y 5.5 लाख्स 5.5 lakh and department was profile was DT IDT इनडायरेक्ट टैक्स indirect tax GST basically। जीएसटी। जब ठीक तब है। जीएसटी नहीं था तो टेक्निकली, IDT थे। तो IDT था। करेक्ट। तो आईडीटी से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैंने वहां पे ज्वाइन किया मुंबई में। अब अगेन सेम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आर्टिकलशिप में एकदम बेसिक आर्टिकलशिप। करेक्ट। ऐसा लग रहा था कि यार ज्वाइन तो कर लिया, सिलेक्शन तो हो गया। वहां के लोग जो बिग फोर से आर्टिकलशिप करके आए हैं या बड़ी बड़ी फर्म से आर्टिकलशिप करके आए हैं, हाँ उनके सामने हम कहाँ स्टैंड करेंगे जॉब। ऑब्वियसली तो वो दिमाग में था जब मैं जॉब वहां ज्वाइन कर रहा था। एंड देन ऑब्वियसली दैट प्रेशर ऑफ मूविंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी tier 2 tier 3 टाउन टू अ tier 1 टाउन मुंबई, वहां पे जाके पर्सनली एडजस्ट करना, प्लस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रूविंग योर सेल्फ दैट यू आर एबल एम्प्लॉई। तो वो सब फैक्टर्स थे। यार वो बहुत टफ हो जाता है। मतलब मैं भी जब मुंबई आर्टिकलशिप के लिए गया था भाई, इंदौर की लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट Yeah. और ये जो मेट्रोज हैं इनकी लाइफस्टाइल टोटली डिफरेंट। इंदौर में कैसा एटीट्यूड होता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए आधा घंटा लगा देंगे। मुंबई में किसी को मतलब ही नहीं एक दूसरे से, कोई आपके पीछे 5 मिनट नहीं लगाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। भैया वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ही टाइम है। तो वहां पे सरवाइव करना वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत चैलेंजिंग था। तो वही सब चैलेंजेस थे उस टाइम पे। एंड आई वाज ग्रैपलिंग विद ऑल ऑफ देम टुगेदर कि ये भी मैनेज करना है, वो भी करना है, बैलेंस बनाना है लाइफ में। एवरी अदर डे आई वुड यूज टू कॉल घर वाले के यार आज तो बस आज यही मन कर रहा था कि आज शाम को ऑफिस से सीधे अंतिका पकड़ के घर आ जाऊं। तो ऐसे थॉट्स बहुत रेगुलर आते थे दिमाग में। बट प्रोफेशनल फ्रंट पे मैंने वापस से एक और चीज एक्सपीरियंस करी विच वॉज अगेन वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड विच एक्चुअली मेड मी रियलाइज कि इंटरनली जो मैं सोच रहा था खुद के बारे में वो और जो लाइफ की रियलिटी वो दोनों बहुत अलग है। पहला शॉक था जब मैं इंटरव्यू देके आया, मुझे लगा कि यार अपना होना ही नहीं है और हो गया। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, शॉक और मे बी अंडर एस्टिमेशन ऑफ वन सेल्फ के खुद को अंडर एस्टिमेट किया था। वो पहला रियलाइजेशन था। दूसरा बड़ा रियलाइजेशन मुझे होने लगा जब मैंने ईवा में काम करना चालू करा। स्टार्टिंग के 3 महीने 6 महीने जब मैंने वहां पे स्पेंड करे तो मुझे एक चीज समझ में आई कि यार तुम इंदौर में काम करो या मुंबई में काम करो या यूएस में काम करो, कहीं भी काम करो, अल्टीमेटली सब कुछ कॉन्सेप्ट्स पे चलता है। करेक्ट। तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर सही है तो तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा हो, तुम कॉन्सेप्ट तुम्हारे सही हैं और तुम अपनी जो चीज कर रहे हो उसके लिए तुम कॉन्फिडेंट हो, तो फिर तुमको किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। तो मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बेसिक जो रिफंड जीएसटी रिफंड के लिए मतलब टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करना वो सब काम दिए विच वर लाइक वेरी मोनोटनस। ओके। अब मोनोटोनी बेसिकली हर इंसान का अपना एक नेचर और काम करने का तरीका होता है। मैं मोनोटोनी में खो जाता हूँ। मतलब जो एकदम सिंपल चीजें होती हैं, रिपीटेटिव चीजें होती है ना, वो मेरे से नहीं हो पाती। मैं उसमें 99.99% कुछ ना कुछ गलती जरूर करूंगा। राइट। तो मेरे को वो काम दिया सबसे पहले एंड इट वाज अ डिजास्टर। तो मैंने बोला यार मेरे से तो ये भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या ही कर लूंगा जीवन में। तो वो वापस से एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ज्यादा बिल्ड हो गया कि यार गलती कर दी, कहाँ मुंबई आ गए, मुंबई आके भी सीधे ईवाई में आ गए, इतना सा काम दिया अपने से वो भी नहीं हो रहा। तो किस्मत मेरी उस टाइम पे अच्छी थी कि उन्होंने उससे ये अज्यूम नहीं करा कि मैं सही से कर ही नहीं पाऊंगा। तो फर्स्ट असाइनमेंट था, बहुत अच्छा नहीं हो पाया, दे गिव मी अनदर चांस। जो मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट था वो एडवाइजरी था। अब एडवाइजरी में भी इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चरिंग ट्रांजैक्शन, क्या इसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है कि उसमें टैक्स ऑप्टिमाइजेशन हो जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सब चीजें थी। अब उसमें क्या हुआ, वेरी फर्स्ट एनकाउंटर
ऑफ एक्सपीरियंसिंग व्हाट यू योरसेल्फ आर, यू नो, डिस्कवरिंग योरसेल्फ। क्या हुआ कि हमारी यही वाले असाइनमेंट के लिए एक मीटिंग थी पार्टनर के रूम में। वो पार्टनर के रूम में जाके हम बैठे एंड 4 और 5 ऑफ अस वर डिस्कसिंग। मैं था, मेरा मैनेजर था, मेरा डायरेक्टर था। टाइप की फीलिंग आती है बहुत टेंशन, पार्टनर के कैबिन में ऐसे जाके पार्टनर के कैबिन में घुसना, क्या पार्टनर मतलब ईवाई का पार्टनर, कितनी बड़ी बात है। और जनरली बिफोर में तो कैसे हायरार्की में काम होता है कि आप अगर कंसल्टेंट हो, आई वाज अ कंसल्टेंट एट दैट टाइम, सबसे जूनियर प्रोफाइल, कंसल्टेंट सीनियर कंसल्टेंट के साथ काम करेगा, सीनियर कंसल्टेंट मैनेजर, मैनेजर सीनियर मैनेजर विद डायरेक्टर, डायरेक्टर विद पार्टनर। तो आप 5 लेवल ऊपर वाले आदमी के कैबिन में जा रहे हो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन के लिए किसी काम पे, विद अ बैकग्राउंड के तुम जीएसटी का वो तुम उसका रिफंड भी नहीं कर पाए टैक्स का। तो वो एक अलग ही प्रेशर था मेरे दिमाग में। हम वहां जाके बैठे, पहले तो वही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और वो टेंशन कि यार जो बोलेंगे सब गलती बोलेंगे, उसमें मैंने कुछ बोला ही नहीं। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, चलता रहा डिस्कशन। मैं देखता रहा, मन में ऐसा लग रहा है कि यार ये सब चीज जो ये सब बातें कर रहे हैं ना, उसमें मैं काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और कुछ चीजें जो ये लोग सोच रहे हैं वो मेरे कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से सही नहीं है, मतलब वो बेटर वे में हो सकती है। Correct. वो सब दिमाग में था, पर बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि यार बोलेंगे फिर कुछ गलत हो जाएगा, पहले ही तो इतना गलत करके आए हैं, तो चुप रहो। आधा घंटा हो गया, एक लेवल के बियॉन्ड फिर लगता है कि यार अब जॉब जाए तो जाए, पर अब इतना नहीं सुन सकते। जब मन में लग रहा है कि कोई चीज ऐसी हो रही है जिसमें अपन वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो कुछ बोल दो। फिर मैंने बोलना स्टार्ट करा। मैंने जब बोलना स्टार्ट करा तो सामने वालों को समझ में आया कि इसको कुछ आता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, कॉन्सेप्ट्स अपने हमेशा से क्लियर थे। प्रैक्टिकली 1000 चीजें नहीं करी है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना मुंबई वालों को होगा या बिग 4 वालों को होगा, पर कॉन्सेप्ट्स हमेशा से सारे क्लियर थे। तो मैंने जब बोलना चालू करा और 2-3 पॉइंट्स पर जब मैंने मेरे आर्ग्यूमेंट्स रखे कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, इसको हम ऐसा स्ट्रक्चर करेंगे तो ये बेटर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो लोगों ने सुनना चालू करा। तो उनको समझ में आया कि ये बंदा कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। Correct. तो उनका जो आउटलुक था towards me as a person coming from Indore and a humble background, that started changing. Okay. And that started giving me a lot of confidence. Okay. यार ऐसा नहीं है, मतलब वहां पर जो डायरेक्टर लेवल पे या पार्टनर लेवल पे लोग बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं वो समझ पा रहा था कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं उसमें वैल्यू ऐड कर पा रहा था। तीसरा, मुझे कुछ कुछ चीजें ऐसी भी लग रही थी जिसमें मैं उनसे डिसएग्री कर रहा था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आपका सीनियर है उसने जो बोला है वो हमेशा सही है, सही होगा, राइट? और वो भी ये चीज एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, और हर जगह हर कोई सही नहीं होता। तो वो मेरा एक्सपीरियंस ईवाई का इतना अच्छा रहा, दे वर ऑल वेरी वेरी ओपन टू लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। तो जब मैंने उनसे बात करना चालू करी तो ये समझ में आया कि यार एक तो वो लोग बहुत ओपन है कि ठीक है, जो चीजें हैं सामने वाले कोई किसी चीज में वैल्यू ऐड कर पा रहा है तो वो चीज आप देखो, वो चीज आप समझो। तो उन्होंने मुझे ओपनली एक्सेप्ट करना चालू करा, मुझसे सजेशंस लेना चालू करे, मुझे चीजों में इन्वॉल्व करना चालू करा। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अगेन द सेकेंड मोमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर मी टू डिस्कवर माई सेल्फ कि नहीं भैया, तुम कहीं से भी आए हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तुम सही से कर पा रहे हो चीजें, दैट इज इनफ। फिर तुम्हारे सामने कोई भी हो, वो कहीं से भी आया हो, उसका इतना लोड लेने का मतलब नहीं है, बिकॉज दैट विल जस्ट अंडरमाइन, मेक यू अंडरमाइन योरसेल्फ। करेक्ट। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ चीजें आपने अच्छे से करी है, एंड देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू परफॉर्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो मोमेंट होता है ना कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, वो जो एक डर होता है कि मन में है पर बोलूं या नहीं बोलूं, ये स्टूडेंट्स को भी सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। जैसे जिससे तुमने अभी स्टोरी बताई कि तुम वो बैठे थे पहले 15 मिनट बस सोच रहे थे बोलूं कि नहीं बोलूं, बोलूं कि नहीं बोलूं। स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा इसी प्रॉब्लम को फेस करता है क्लासेस में। मन में डाउट आता है पर मैं डाउट पूछूं या नहीं पूछूं। अगर मैंने पूछा और बाजू वाला हंस दिया तो, अगर मैंने पूछा और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। इनमें से 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो उसको फाइट कर पाते हैं कि यार मैं तो बोल देता हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा, वो होते हैं चैंपियंस। और जो बच्चे शर्म में रह जाते हैं कि यार इंदे नहीं बोलता हूँ, वो बच्चे स्ट्रगल करते ही करते हैं। तो वो जो तुम्हारा एग्जाम्पल है कि डायरेक्टर के सामने, ऑब्वियसली मैंने बोला ना, गूज़बम्प्स होते ही हैं। और वो जो पहले 15 मिनट थे कि यार मैं गलत ही बोलूंगा, बस वो ब्रेक करने की राह थी बेसिकली। द मोमेंट यू ब्रेक दैट थिंग, वो जो डर है गलत होने का, जिस दिन उससे बाहर आ गए तो यार करियर में ग्रोथ आ ही जाती है। एब्सोल्युटली। तो तब मुझे समझ में आया कि यार अपन उतने बुरे नहीं है जितना अपन खुद को सोच रहे थे। करेक्ट है ना। लोग मैंने वहां के देखे यार, मतलब देयर वर लॉट ऑफ पीपल, माय कलीग्स, माय जूनियर्स, माय सीनियर्स। ऐसा नहीं था कि एवरीवन वाज ब्रिलियंट। हमारे मन में ये रहता है कि यार वो लोग मुंबई से हैं, इंटर्नशिप बड़ी जगह करी तो वो तो अच्छे ही होंगे। वो मिथ है, मतलब कोई अच्छा बुरा नहीं होता है। एंड जगह से तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड टू सम एक्सटेंट एक्सपीरियंस से भी फर्क नहीं पड़ता। जिस इंसान को आगे ग्रो करना है ना, वो कहीं से भी उठ के आए, वो आगे बढ़ जाता है लाइफ में। करेक्ट। मेरी आर्टिकलशिप का भी एक्सपीरियंस यही था। पहले 6 महीने मेरी भयंकर रैगिंग हुई थी,
गांव वाला बोल के, हम सिर्फ 2 लोग गए थे सीपीटी रूट से, क्योंकि पहले तो इंटर के बाद आर्टिकलशिप होती थी। करेक्ट। तो सीपीटी पहला अटेम्प्ट था अपना। मैं Correct. मुंबई का आर्टिकलशिप के लिए सिर्फ 2 बंदे आए थे सीपीटी रूट से। एक था मुंबई का बंदा सुमित, तो वो मुंबई का बंदा था, तो नेचुरली स्मार्ट था, ड्रेसिंग अच्छी थी, बोलने चालने की स्टाइल थी, मंजा हुआ खिलाड़ी था। करेक्ट। मैं आया था गांव से, तो मेरे ऊपर तो थप्पा ही लगा हुआ था कि गांव से है। 6 महीने तक मेरी भयंकर रैगिंग हुई थी उस ऑफिस में, गांव वाला बोल के मेरे को बिठाए रखा था 6 महीने तक, कोई असाइनमेंट नहीं दिया था। एंड मतलब मेरे को हर दिन वही फीलिंग आती थी कि मैं इंदौर चलता हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है यहाँ पे। 6 महीने के बाद उनके पास कोई एक आर्टिकल ही नहीं बचा था, कोई प्रोजेक्ट आया था, कोई कंपनी का काम आया था, उनके पास कोई नहीं था। तो अब क्या करते, तो फिर मेरे को भेजा। करेक्ट। वो पहला प्रोजेक्ट जो असाइन हुआ था, मेरे सीनियर ने पार्टनर को इतनी अच्छी रिपोर्ट दी थी कि ये जबरदस्त लड़का है। और उसके बाद जो मेरी जो फर्म थी, उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी थी एचएल प्रोपैक, जहाँ पे सब लोग मरते थे कि हमको प्लीज उसकी ऑडिट में भेज दो, सीखने को मिलेगा, वहां पे बाकी सबको छोड़ के मेरे को भेजा गया था, क्योंकि मेरे फर्स्ट काम की रिपोर्ट इतनी अच्छी आई थी। इनफैक्ट मेरे ऊपर जो सीए इंटर के बंदे थे, उनसे पावर लेके मेरे को दिया गया था सीपीटी वाले बंदे को कि आप कंपनी के जो फाइनेंस हेड है उससे आप बात करोगे, आपका सीनियर बात नहीं करेगा। एंड आई वाज लाइक, अबे मैं सीपीटी वाला हूँ, वो इंटर, उसको ज्यादा आता है। बोले नहीं, काम आने से कुछ नहीं होता, बोले एक एटीट्यूड भी चीज होती है, तू काम करवाएगा फाइनेंस वाले से। तो बस वो एक मौका चाहिए अपने को खुद को प्रूव करने का, एंड यू हैव टू वेट। अगर मैं इंदौर भाग जाता तो वो मौका कभी नहीं मिलता। करेक्ट। वही मेरे साथ भी सेम था कि अगर मैं उस टाइम पर वो हिम्मत जुटा के और बोल नहीं पाता तो शायद मुझे हमेशा ये लगता कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, और मैं फिर एक अलग ही साइलो में चला जाता। और वही बेंट ऑफ माइंड के यार अपना कुछ नहीं हो सकता, और अल्टीमेटली सब खत्म हो जाता है, और फिर मैं वापस आ जाता इंदौर में भी। बट वो दैट वाज बेसिकली द इन्फ्लेक्शन पॉइंट कि वहाँ समझ में आया कि यार कुछ कर सकते हैं, करा, और लगा कि नहीं, वी आर नॉट इन्फीरियर टू एनीवन, और कुछ अच्छा हो सकता है। एंड देन आई नेवर लुक बैक। मतलब फिर बेसिकली क्या हो गया कि मुझे भी ये चीज़ समझ में आई कि जो रूटीन काम है उनमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर वेरी मोनोटोनस। सबका अपना एक तरीका होता है काम करने का। आई एम गुड एट थिंग्स विच आर चैलेंजिंग, विच आर वेरी डिफरेंट, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, जहाँ पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है। आई वुड परफॉर्म बेस्ट इन दो सिचुएशंस। तो वो मुझे भी समझ में आया, और वहाँ पर दूसरे जो सीनियर्स थे उनको भी पसंद आया, और समझ आया कि हाँ, ये बंदे का एटीट्यूड ऐसा है और इन चीज़ों में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फिर नंबर्स की अगर बात करें तो बस ये स्टार्ट यहाँ से जर्नी हुई थी। फिर सारे जितने अप्रेजल्स होते थे उसमें 1 to 5 में 5 बीइंग द बेस्ट रेटिंग इन ईवाई, मोस्टली मुझे 5 ही मिलता था। टॉप रेटिंग मिलती थी, टॉप बोनस मिलता था, फास्ट इंक्रीमेंट्स मिलते थे। तो फर्स्ट वाज योर ईएनवाई, जहाँ पे 5.5 लाख से स्टार्टिंग हुई थी। कितने साल काम करा ईएनवाई में? ईवाई में मैंने 5 साल काम किया। 5 साल यू स्टेड एट ईएनवाई। क्या जरूरी होता है ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का, कि तुरंत स्विच लेना बेटर होता है? यार इसका है ना कोई सेट फॉर्मूला है, और अगर कोई ये बोल रहा है कि आप ऐसा करो तो आई वुड नॉट एग्री विद दैट एडवाइस। एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि अगर आप कहीं आगे जा रहे हो, चेंज भी कर रहे हो, उसके लिए आपके पास में कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए। मतलब शॉपिंग के हिसाब से अगर आप घूम रहे हो तो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसलिए बोलते हैं कि यार 1-2 साल आप स्पेंड करो जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। मतलब इफ यू आर एक्चुअली फीलिंग कि मेरी प्रोफाइल में ग्रोथ नहीं हो रही है, जो मैं काम कर रहा हूँ दैट इज नॉट व्हाट आई एम मेंट टू डू इन लाइफ, इस टाइप के जो रीजंस हैं विच आर वेरी जेन्युइन रीजंस, यू मे स्टार्ट फीलिंग कि यार मैं बिग 4 में हूँ, मैं कंसल्टिंग का काम कर रहा हूँ, मुझे काम करते करते समझ में आया कि मेरे लिए बना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। ये रिलेशन अगर आपको 6 महीने में हो रहा है तो आप 6 महीने में छोड़ के निकल जाओ। जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता 1-2 साल तक। तो जो लोग इतना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं उसको एम्प्लॉयर्स नेगेटिवली देखते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव अ रीजन व्हाई यू आर चेंजिंग। चेंज करने के लोगों के क्या रीजन होते हैं, यार बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है इसलिए चेंज कर लिया। तो वैसा अगर आप 6 महीने में निकल के किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वो भी आपको क्यों लेंगे, क्योंकि वहां पर 6 महीने में आपको वापस से सेम चीज लग सकती है। बट इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन टू लीव, देन आई डोंट थिंक टाइम मैटर्स। कितना टाइम आपने स्पेंड किया है, क्या किया है, वो मैटर नहीं करता। फर्स्ट जॉब में कितनी ग्रोथ मिली है 5 सालों में? यू स्टार्टेड एट 5.5, जब आपने क्विट करा तो आपका पैकेज क्या था? When I had quit, तो I was drawing around 30 lakhs. Okay. 27 to 30 lakhs, 27 lakhs अराउंड में ड्रॉ करा था उस टाइम पे। तो 5.5 का 27 लाख, मतलब 5 टाइम्स हो गया 5 साल। 5 टाइम्स हो गया। दैट इज ऑलमोस्ट हर साल डबल ही हो, मतलब 100% इंक्रीमेंट हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल है बिकॉज जनरली उतनी ग्रोथ उस टाइम पे नहीं मिला करती थी। तो मैं 1 साल थोड़ा आगे भी आया था एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज वही टॉप रेटिंग थी तो जल्दी प्रमोशन मिला एक्सेट्रा। बट यू कैन स्टिल बेंचमार्क के आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से 3x 4x तो आप ग्रो कर ही सकते हो 5 साल के पीरियड में। तो फर्स्ट जॉब ENY 5.5 से 27 लाख की जर्नी, एंड प्रोफाइल आपका इनडायरेक्ट टैक्स था। करेक्ट। सेकंड जॉब कहाँ पे थी? सेकंड फिर मैं गया PwC। ठीक है, अगेन बिग 4। बिग 4। ठीक है।
मेरा वहां पर जाने का रीजन भी ये था कि समवेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम स्पेंड कर लिया है, तो आई हैड नो रीजन टू लीव बिकॉज प्रोफाइल अच्छी थी, लोग बहुत अच्छे थे, एज ए कल्चर ईवाई इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आई यूज्ड टू वर्क। इनफैक्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के 6 महीने में जब वहाँ पे ईवाई में स्टार्ट किया काम करना, 6 महीने मे बी मैक्सिमम 9 months टाइम, द पार्टनर रियलाइज माई पोटेंशियल एंड आई स्टार्टेड वर्किंग डायरेक्टली विद द पार्टनर। मतलब 4 लेवल 5 लेवल ऊपर में 6 या 9 month स्टार्टिंग फ्रॉम माई जर्नी, तब से मैं काम कर रहा था पार्टनर के साथ में। ठीक है। तो वो लेवल का मुझे कंफर्ट भी मिला कि मैं टॉप पार्टनर्स के साथ काम कर रहा हूँ, हैड द चांस ऑफ वर्किंग विद देम डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली लर्निंग्स भी वो लेवल की थी, बहुत अच्छी लर्निंग्स थी। तो इनफैक्ट एक और मिथ होता है लोगों का कि यार बिग 4 में आप काम कर रहे हो तो आपको रात रात भर काम करना है, आपकी कोई लाइफ नहीं होती, और वहाँ के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो मैंने इट इज़ इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि वो इट्स इन अ वे इट्स अ मिथ। बिकॉज क्या होता है, अगेन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है विद एवरी इंडिविजुअल, पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं कि यार हर कोई 10 बजे तक 12 बजे तक रात को बैठा है तो मुझे भी बैठना ही है। ये पीयर प्रेशर होता है मोर देन एनीथिंग एल्स। इफेक्टिवली अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो तो 6 से 8 घंटे काम करने के लिए बहुत होता है। अब आप स्टार्ट करके पहले ब्रेकफास्ट ब्रेक पे चले जाओगे, फिर कॉफी ब्रेक पे चले जाओगे, फिर लंच ब्रेक पे चले जाओगे, फिर इवनिंग स्नैक्स पे चले जाओगे, फिर ऐसे टहलने चले जाओगे। तो आप अगर 4 घंटे ऐसे वेस्ट कर रहे हो तो 8 घंटे तो आपको देना ही है। So you spend like 12 to 14 hours, तो टाइम वैसे बढ़ता है। ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या होती है लोगों के साथ में, लोगों को पता भी रहता है कि हाँ ये चैलेंज है, बट फिर भी लोग नहीं निकल पाते। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में आजकल ओपन डेस्क पॉलिसी होती है, राइट? तो सब साथ में ही बैठे हैं, तो कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कौन जा रहा है, कब जा रहा है, वो सबको पता होता है। तो अगर आप टाइम से या थोड़ा जल्दी निकल रहे हो ऑफिस से, तो हर किसी को पता है कि बंदा जल्दी जा रहा है, तो अपने मन में वो टेंशन रहता है कि यार सब लोग बैठे हैं, मैं अकेला निकल रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। करेक्ट। अब ईवाई में अगेन दिस वाज वेरी यूनिक टू मी एंड बिकॉज आई डिडंट केयर अबाउट पीपल अलॉट। मेरे को अपने काम से मतलब था, मैंने सिर्फ काम पे फोकस किया, बाकी मुझे नहीं पता कौन क्या सोच रहा है। ये थोड़ा एक्सट्रीम है, नॉर्मली लोग नहीं कर पाते हैं, बट मैंने ये चीज करी एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट दैट आई ऑलवेज मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस। स्टार्टिंग के 1-2 साल मुझे लगा कि यार मेरे को बहुत ज्यादा काम करना है, तो मैं खुद ही बैठता था 11 बजे तक, 12 बजे तक बैठा। वो लर्निंग फेज था, अपने भी सीखना था। उसके बाद में पूरा ओपन ऑफिस कल्चर है, 400-500 लोग बैठे हैं एक साथ, और मैं सबसे एंड में बैठा हूँ। वहां से उठ के मैं इवनिंग 7-7:30 अकेला निकल जाता था घर पे। सब देख रहे हैं, लोग बात भी करते थे, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं जिनके साथ काम करता था उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट द आवर्स एक्चुअली। आपको आपके घंटे किसी को नहीं चाहिए, काम चाहिए आपका। एग्जैक्टली। तो मेरी वर्क लाइफ ईवाई में भी बढ़िया थी। फिर मैं वहां से गया पीडब्ल्यूसी में, अगेन आई स्पेंट अबाउट 2 years। पीडब्ल्यूसी में जब आपने ज्वाइन करा तो पैकेज क्या था, स्टार्टिंग पैकेज वहां का? तो वहां पर मुझे 25-30% टाइप्स इंक्रीमेंट मिला था। तो 35 के आसपास, 27 लाख से यू जंप्ड फॉर 35। ठीक है। हाँ, 35 के आसपास मेरा वहाँ स्टार्टिंग पैकेज था। वहाँ पे मैंने 2 साल स्पेंड किया, और वो टाइम था जब जीएसटी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वहाँ पर बहुत अच्छे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स थे। तो वो 2 साल का पीरियड मेरा बहुत अच्छा निकला। ठीक है। तो पीडब्ल्यूसी में भी प्रोफाइल यही थी, आईडीटी बेसिकली, इनडायरेक्ट टैक्स, एंड यू टुक अ जंप फ्रॉम 27 lakhs to 35 lakhs। करेक्ट। ठीक है। प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम होगी, तो बस जीएसटी नया था, वो चैलेंज था। हाँ, एंड देन मैं वहां पर, तो यहाँ पर मैं मैनेजर था पीडब्ल्यूसी में। व्हेन आई वाज लीविंग, बाय द टाइम आई वाज एन एसोसिएट डायरेक्टर पोजीशन से मैंने पीडब्ल्यूसी छोड़ा था। और वहां पर मैंने 2 अप्रेजल साइकिल देखे थे। एक अप्रेजल साइकिल तो मेरा हुआ नहीं, बिकॉज जस्ट इंक्रीमेंट लेके ही मैं आया था, ज्वाइन किया था। सेकंड अप्रेजल साइकिल में मैं मैनेजर था, तो मैनेजर से मुझे एसोसिएट डायरेक्टर प्रमोट कर दिया था। ठीक है। तो when I left PwC, I was an associate director there. And तब का पैकेज around 40 टाइप्स होगा, 42। Yeah. तो ये 7 years में you started from 5.5, 7 साल में you reached 42 lakhs, I guess. Correct. पर प्रणव एक बात बताओ, जैसे पहले 5 साल एक ही कंपनी में रहे, फिर 2 साल रहे, फिर वापस से तुमने चेंज करा। अगर तुम EY भी जल्दी छोड़ देते 2 साल, फिर PwC 2 साल, जल्दी स्विच करते, तो मेरे को ऐसा लगता है इनफैक्ट जो 20 से 24 साल के बच्चे होते हैं उनको ग्रोथ बहुत जल्दी चाहिए होती है, और उनको हमेशा ये लगता है कि मैं जितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसके हिसाब से मेरे को पेमेंट नहीं मिल रहा। हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन रहता है, क्योंकि ये जो यूथ है 20 से 24 साल, ये समय से जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है। तो क्या तुम भी इस चीज को आज ये मानते हो, ऐसे कहीं फीलिंग है कि मैं EY में 5 साल ना रुक के जल्दी स्विच लेता तो शायद और ज्यादा बेटर होता मेरा करियर, मेरा अमाउंट, पेमेंट? क्या वो ऐसा लगता है आज की तारीख में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट
ये चीज हर किसी को हमेशा लगती है। जो आपको आज मिल रहा है ना, उससे आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे किसी भी लेवल पे, चाहे 20 साल के हो, 25 साल के हो या 50 साल के हो। Correct. वो फैक्ट ऑफ लाइफ है। बट जब जितनी जल्दी आपको ये समझ में आ जाए ना कि दिस इज नॉट रेस अगेंस्ट टाइम एंड दिस इज नॉट अ रेस अगेंस्ट एनीवन एल्स, यू आर रेसिंग और यू आर बेंचमार्किंग योरसेल्फ अगेंस्ट योर ओन ग्रोथ, योर ओन पाथ। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर इंसान का अपना एक अलग पाथ होता है। Correct. तो हमको किसी और से कंपेयर खुद को नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारा एक्यूमेंट क्या है, हमारा टैलेंट क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है, दैट विल बेसिकली डिटरमाइन कि हम कहाँ पहुंचते हैं। हम वो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करते हैं कि यार वो शर्मा जी का बेटा तो जब इतने साल का था तो उसका इतना पैकेज था, तो मेरे बेटे का भी इतना पैकेज होना चाहिए। वो बहुत गलत है। और वो एटीट्यूड से हमारे घर वालों ने हमको ग्रो करा है, तो हमारे दिमाग में भी वही रहता है हमेशा। तो हम खुद को वैसे ही बेंचमार्क करते हैं। करेक्ट। आजकल इनफैक्ट मून लाइटिंग एज अ कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है। लोग क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम में तो पता चलता नहीं है कि आप कितना काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो। वो पैरेलली एक जॉब और ले लेते हैं कहीं पर। देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन विच अलाउ मून लाइटिंग एज अ प्रैक्टिस। तब तो ठीक है कि आप साइड में कुछ कर रहे हो, वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर आप ऑफिशियली नहीं कर रहे हो तो दैट इज वेरी अनएथिकल, और अल्टीमेटली इन लॉन्ग टर्म ये सब चीजें सस्टेनेबल नहीं है। आप आज कर भी लोगे एग्जैक्टली, या तो पकड़ में आ जाओगे, और या फिर आप कितना ही कर लोगे, कितना अर्न कर लोगे वहां से। अल्टीमेटली अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपने क्या सीखा है वो इंपॉर्टेंट है। पैसा आपको आज कितना मिल रहा है स्टार्टिंग में, वो सब चीजें उतना मैटर नहीं करती। तो यू मे बी वर्किंग एट अ वेरी वेरी स्मॉल पैकेज, पर ऐसा कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि अगर आप आज 5 लाख पे काम कर रहे हो तो आप कहीं और जाओगे तो आपको 5 लाख के 7 लाख ही मिलेंगे। वो 5 के 50 भी हो सकते हैं, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस से हो सकते हैं। और उसका उल्टा भी ट्रू है। अगर आपने तुक्के में जॉब चेंज कर करके आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, 6-6 महीने में आपने इधर उधर फ्लॉक करा, चेंज करते गए, मान लो आप 2 साल में ही, एज कम्पेयर टू माई एग्जाम्पल, जैसे मुझे लग गए 5 से 25 पहुंचने में 4 साल 5 साल, कोई 2 साल में वहां पे पहुंच गया। अब उस केस मैंने पर्सनली ऐसे काफी सारे केसेस देखे हैं कि लोग ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं जहां पे उनको इतना पैसा मिलता है कि वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। बिकॉज क्या होगा कि दूसरे लोग जो वो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है या जिनको आता उससे ज्यादा है, वो भी अगर सेम पैकेज पे बैठे हैं या कम पैकेज पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेंचमार्किंग होती है लाइफ में। अभी नहीं हो रही है तो आगे होगी। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लोगों ने बहुत बड़े बड़े जंप लिए हैं एट सम पॉइंट इन टाइम इन देयर लाइफ, और वो जंप लेने के बाद में वो लेवल पे पहुंच गए जहां वो जस्टिफाई नहीं कर पाने अपना काम। वो सिचुएशन बहुत बुरी है। मतलब आपसे जो एक्सपेक्टेशन है उतना अगर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, उससे बेकार सिचुएशन लाइफ में कुछ भी नहीं है यार। ये है ना, हमारी इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मतलब हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस में कंपटीशन होता है, तो टीचर्स ही हैं कोचिंग इंडस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट एचआर है, एसेट है, वो टीचर्स हैं। तो जस्ट बिकॉज किसी को अपने कॉम्पिटिटर को तोड़ना था तो वहाँ के टीचर्स को उठाए। वहाँ पे अगर मान लो उनको फॉर एग्जांपल 20 लाख का पैकेज था, तो ये जो कोचिंग क्लास है उनको 40 लाख 50 लाख का ऑफर दे देती है। जस्ट बिकॉज अमाउंट डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 2.5 टाइम्स हो गया, फैकल्टी इधर से छोड़ती है, दूसरे इंस्टीट्यूट में चली जाती है। बाद में आता है प्रॉब्लम, क्योंकि 1 साल तो किसी ने आपको ले लिया क्योंकि सामने वाले को तोड़ना था। सेकेंड ईयर से जब आप उतने बच्चे नहीं पढ़ा पाओगे और उतना डैमेज नहीं हुआ सामने वाले को, सेकेंड ईयर से आप सामने वाले को खटकना चालू कर दोगे। अब उसको लगेगा कि भाई तेरे को 50 लाख रुपए क्यों दूं, और क्योंकि आपको 50 लाख रुपए का पैकेज दे दिया तो आपने अपना पूरा लिविंग स्टैंडर्ड 50 लाख के हिसाब से सेट कर दिया। अब आप फंस गए। अब आपकी ये वाली कंपनी आपको 50 लाख देने में इंटरेस्टेड नहीं है, और मार्केट में अब आपको कोई 50 लाख नहीं देगा क्योंकि आपकी बेसिक वैल्यू 50 लाख की नहीं थी। एग्जैक्टली। तो ये जो फटाफट जंप लेने का प्रॉब्लम है, सामने वाले ने आज आपको लिया तो उसका बेनिफिट आपको सिर्फ 1 साल तक ही आप दे पाओगे उसको। 1 साल के बाद सेकेंड ईयर से आपको जस्टिफाई करना बहुत भारी पड़ेगा, और ये नहीं समझते। जो 20 से 24 साल वाले लोग हैं ना, वो ये चीज नहीं समझते कि जस्ट बिकॉज अमाउंट कोई डबल दे रहा है, इट इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। एब्सोल्युटली। अभी इंडिया की बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस ने, जिन्होंने 2 साल पहले वो फंडिंग वगैरह लेके आए थे, टीचर्स को तोड़ा, डबल ट्रिपल पैकेजेस दे, उन सब लोगों ने अभी पे कट करे, 50% सैलरी ड्रॉप कर दी, वरना बोले जॉब छोड़ दो। करेक्ट। और टीचर्स को क्या करना पड़ा, स्टाफ को क्या करना पड़ा, 50% पे कट के साथ काम कर रहे हैं वो लोग। तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म था बेसिकली, बहुत शॉर्ट टर्म है, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। अब कोई ये आके मुझे बोले क्या नहीं मैंने ये केस में तो देखा है, यहाँ पर तो उसको बेनिफिट हुआ है, तो ऐसा आइसोलेटेड केसेस होते हैं। वो तो बहुत। बट इफ यू जनरलाइज थिंग्स देन सस्टेनेबल वे तो एक ही होता है, आप अपनी औकात बनाओ, और अपनी औकात के हिसाब से आपको आज नहीं तो कल पैसे मिल ही जाएंगे। सो मनी इज नॉट समथिंग दैट यू शुड रियली ट्राई टू ऑप्टिमाइज फॉर, एटलीस्ट इन द स्टार्ट। 3 से 5 साल तो यार वही टाइम होता है जब आप अपना बेस बनाओ, एक्सपीरियंस गेन करो, अपने आप को उतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग
आपसे जब बात करें ना तो खुद Correct. बोलते कि यार ये बंदा डिजर्व करता है इतना देना। करेक्ट करेक्ट वो सिर्फ आपको इसलिए लेके नहीं आए कि यार मुझे लेना है, हाँ। कंपटीशन से उठाना है, या अभी बस लोग नहीं है इसलिए मैं ले लूं, तो वो भी शॉर्ट टर्म माइंडसेट से आपको लेते हैं, करेक्ट क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा पैसे के लिए आया है। शॉर्ट टर्म माइंडसेट से वो आपको लेंगे, पर आप उनकी लिस्ट में एकदम टॉप पे रहोगे ऑफ द पीपल हु गेट मोर देन व्हाट दे डिजर्व, करेक्ट। और वो अप्रेजल में सामने आ ही जाता है यार। यार वो मतलब मेंटालिटी कैसी है, लोगों को लगता है पैसे से वैल्यू क्रिएट होती है, Exactly. जबकि वैल्यू से पैसा क्रिएट वैल्यू होना से ही चाहिए। पैसा क्रिएट ये होता बहुत बड़ा डिफरेंस है। एब्सोल्युटली। पैसे से कभी वैल्यू क्रिएट नहीं होती, वो सब शॉर्ट टर्म होता है। आपको आज अच्छा पैसा मिल रहा है, बट देखो क्या है ना कि जो इंसान किसी एक बड़ी कंपनी का प्रमोटर है, चाहे आप स्टार्टअप की बात करो या कोई बड़ी कंपनी की बात करो, अनलेस यू आर इन अ गवर्नमेंट जॉब, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहां तो आप कहीं पे भी हो, कोई बेंचमार्किंग नहीं होती है, मोस्टली ऐसे पैरामीटर्स नहीं होते स्ट्रिंजेंट एनालिसिस के। बट अगर आप रेगुलर प्राइवेट सेक्टर में हो तो आपका जो सीनियर है या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो लोग बहुत स्मार्ट हैं यार, वो सब देख के आए हैं। करेक्ट। उनको पता है कि किसकी क्या औकात है, उनको Right. ये भी पता है कि किसको हम ज्यादा दे रहे हैं, हाँ तो ओवर द पीरियड ना वो सब बराबर हो जाता है। करेक्ट। तो आप अगर जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो आपका पैकेज, हाँ तो या तो आपको सेम पैकेज पे रहना है बहुत सालों तक, हाँ विच विल एक्चुअली बी वेरी डेट्रीमेंटल टू योर ओन एटीट्यूड एंड माइंडसेट, बिकॉज तब आपको ये फीलिंग आएगी कि यार शिट आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, करेक्ट। तो आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाओगे। या तो ये होगा, और या फिर जैसा तुमने बोला कि पे कट ले लो, या कंपनी एट्रिशन में यू विल बी द टॉप पीपल हु वुड बी लेड आउट फ्रॉम द फर्म। बहुत एट्रिशन होता है उसमें, यही लोग निकलते हैं जिनके पे जस्टिफिएबल ही नहीं है कंपनी। गूगल से लेके बड़ी बड़ी कंपनी जितना मास में ले ऑफ करती है, वो क्यों करती है? क्योंकि जब इंडस्ट्री में बूम आता है तो 100 की चीज वो अक्वायर कर लेते हैं 200 में। Correct. एक साल काम निकल जाता है, उसके बाद जब इंडस्ट्री नॉर्मल पे आती है तो सबसे पहले लात भी नहीं को पड़ती है Exactly. जो 200 ले रहा है, पर जो 100 से 120 पे पहुंचा था उसको कोई नहीं निकालता, क्योंकि वो अफोर्डेबल बजट में आते हैं फिर भी। करेक्ट। तो आप पहले अपनी वैल्यू बनाओ, और उसके बाद आपको पैसा डिमांड भी नहीं करना पड़ेगा, विद टाइम मिल जाएगा। आई नेवर डिमांडेड फंड्स और सैलरी फ्रॉम एनीवन, लाइफ में कभी डिमांड नहीं किया मैंने। ओके। जो मिला मुझे मिला बिकॉज ऑफ द वैल्यू दैट आई वाज एबल टू क्रिएट फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, इंक्रीमेंट मांगना और इंक्रीमेंट मिलना, दोनों में जमीन बहुत ज्यादा आसमान का difference फर्क है। सो EY देन PwC का एग्जिट आपका ऑलमोस्ट 40 के आसपास था, 45 के आसपास, 42 43 के आसपास एग्जिट था। 43। देन तो मेरा बेसिकली फिर क्या हुआ कि एक टाइम के बाद में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार GST वाज चैलेंजिंग, कर लिया ट्रांजिशन कर लिया सब कुछ, अच्छे प्रोजेक्ट्स करे, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स 2 साल में, बट आई वाज लुकिंग फॉर मोर चैलेंजिंग प्रोफाइल्स, यार और नया चैलेंज क्या हो सकता है। तो फिर मुझे लॉ फर्म की अपॉर्चुनिटी आई, ELP, इट्स अ टियर 1 लॉ फर्म, वन ऑफ द टॉप लॉ फर्म्स प्रैक्टिसिंग इन टैक्स। तो टैक्स का टैक्स सेम हो गया कि यार यहाँ पे भी टैक्स है, यहाँ पे भी टैक्स है, सो दे वर कंफर्टेबल कि यार टैक्स तो ये कर ही लेगा, एंड आई वाज कंफर्टेबल कि टैक्स तो यहाँ पे है ही, तो इट विल नॉट बी कंप्लीटली वेरी डिफरेंट, क्या तुम जाके एकदम कुछ ही नया ही कर रहे हो विच यू डोंट हैव एनी बैकग्राउंड ऑन। कौन सी फर्म है ये? ELP, इकोनॉमिक लॉस प्रैक्टिस। इकोनॉमिक लॉस प्रैक्टिस। सो ये इंडिया के टॉप लॉ फर्म्स में से एक आती है, टियर 1 लॉ फर्म है, वन ऑफ द टॉप लॉ फर्म्स इन टैक्स प्रैक्टिस एंड ऑल द अदर लॉज आल्सो। ठीक है। तो मैं वहां गया बेसिकली टू परस्यू मोर चैलेंजिंग कैरियर बियॉन्ड टैक्स, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि यार अब थोड़ा और चैलेंज चाहिए लाइफ में, कुछ डिफरेंट करना है। तो मैं वहां पे गया, स्टार्टेड वर्किंग ऑन द टैक्स साइड, जैसे टैक्स मेरा बेस था तो उससे मैंने स्टार्ट करा, बट आई स्पेंड अबाउट 2.5 years देयर इन ELP। ओके। और वो वाला जो मेरा पूरा टाइम था उसमें से 80-90% ऑफ द टाइम मैं टैक्स कर ही नहीं रहा था, तो 10-20% प्रोफाइल टैक्स थी और बाकी 80% में कुछ भी कर रहा था। मतलब आप कुछ भी लेके आ जाओ। वहां पे जाके मैंने एक्चुअली खुद के बारे में एक और चीजें डिस्कवर करी कि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, CA बैकग्राउंड से, हमको क्या सिखाया जाता है, एक तो लॉ सिखा देते हैं, अकाउंट सिखा देते हैं और फाइनेंस सिखा देते हैं। अब अगर आपने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सब फील्ड में अच्छे बना लिए, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। राइट। यार आप पढ़ रहे हो और आप उसको सही से इंटरप्रेट करो। वो अपन पहले क्या करते थे, वो गाइड्स लेके आते थे और इंटरप्रिटेशन पढ़ते थे, और उस टाइम पे अपने को फैकल्टीज बोलती थी कि यार तुम बेयर एक्ट पढ़ो, लॉ पढ़ो और उसको इंटरप्रेट करो। यार वो मेरे को ना वहां जाके समझ में आया कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। मैं हमेशा बेयर एक्ट से पढ़ता था क्योंकि मेरे को ये सब कॉमेंट्री नहीं समझ में आती थी। आई ऑलवेज प्रेफर टू इंटरप्रेट लॉ बाय माई सेल्फ, यार पढ़ के मेरे को क्या समझ में आ रहा है, मेरे को वही समझना है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट उस टाइम पे बनाए थे। वहां पर मैं गया तो वो सब चीजें एकदम काम आने लग गई। तो नए नए लॉज आ रहे थे, इंसॉल्वेंसी एक्ट आ गया, कुछ कमर्शियल लिटिगेशन आ गई, इनफैक्ट क्रिमिनल मैटर्स आ गए। मैंने सब कुछ किया वहां पे, और एवरीथिंग ऑन द बेस ऑफ बेयर एक्ट। बेयर एक्ट तो सबके मिल ही जाते हैं, आपको वो एक्ट पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट करना है। सब करने लगा तो समझ में आया कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, Why restrict yourself only to one particular profile? आपको लॉ पढ़ना आता है, आप दुनिया में कोई सा भी लॉ पढ़ सकते हो, फिर चाहे वो इंडिया का हो या वो बाहर का हो, वो टैक्स का हो या नॉन टैक्स हो। तो इंटरनेशनल लॉ भी आपने पढ़े, मतलब वो पूरे प्रोफाइल में इंटरनेशनल लॉ भी स्टडी करने पड़े? तो इंटरनेशनल साइड पे भी
काफी सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते थे जो हम स्ट्रक्चर करते थे, उसमें इंटरनेशनल लॉज का भी कुछ एलिमेंट होता था, तो मैंने वो भी पढ़े, उनको भी एनालाइज किया। इंडियन लॉज डेफिनेटली करे, बियॉन्ड टैक्स, कमर्शियल लॉज, इंसॉल्वेंसी एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड सो ऑन, बहुत सारे लॉज, बैंकिंग एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस, वो सब कुछ मैंने पढ़ा, उस पर सब पे मैंने काम करा। तो 2.5 years वॉज वेरी एक्सटेंसिवली आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशंस। इनफैक्ट एक सिचुएशन तो ऐसी आई कि हम एक क्लाइंट के पास गए, उनने बोला कि हमको है ना एक क्वेरी है बट दिस इज वेरी यूनिक, ये वाला जो लॉ है जनरली दूसरी लॉ फर्म्स उसमें प्रैक्टिस नहीं करती हैं। तो मैंने बोला कि आप बताओ कौन सा लॉ है। तो उन्होंने बोला कि ये फायर एक्ट रिलेटेड एक क्वेरी है। अब मैंने नाम कभी नहीं सुना था फायर एक्ट। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप प्रैक्टिस करते हो इसमें? बोला हाँ हम करते हैं इसमें प्रैक्टिस। उनने क्वेरी भेजी, मैंने वो एक्ट पढ़ा और 2 दिन में रिप्लाई कर दिया, एंड द क्लाइंट वाज वेरी सेटिस्फाइड। Because it is not about what you know, it is about what you know you can learn. obviously. तो मैंने वो लॉ देखा, उसको इंटरप्रेट करा, लोगों से बात करा, सीनियर से चेक करा, इंटरप्रिटेशन रेटिफाई कराई और एडवाइस कर दिया क्लाइंट को। क्लाइंट वाज वेरी हैप्पी। तो वहां पर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू हैव लर्न, बट इट इज अबाउट व्हाट यू कैन लर्न, व्हाट स्किल्स यू हैव डेवलप्ड टू लर्न न्यू थिंग्स। तो आप सब कर सकते हो, फिर चाहे वो लॉ हो या कुछ भी हो। बेसिकली आफ्टर 7 years आपका एक पहला प्रोफाइल शिफ्ट आया, फ्रॉम टैक्सेशन यू वेंट इनटू अदर लॉज। करेक्ट। ये 7 साल बाद हुआ। करेक्ट। ये जो ELP है उसमें कितना टाइम आपने काम करा? ELP में मैंने 2.5 years काम किया। 2.5 years। एंड यहाँ की आपकी स्टार्टिंग कितनी की थी ELP में? 47 पे मैंने स्टार्ट किया था। ओके। और आई वेंट ऑन टिल 65 lakhs। एंड आई गेस टाइमलाइन के हिसाब से 9 साल। करेक्ट। 9 साल में 60। 10 साल। 10 साल ओवरऑल। हाँ ठीक है। सो प्रणव, फाइनली जिसके लिए मैंने पूरा पॉडकास्ट डिजाइन करा था, क्रिप्टो, फ्रॉम ELP यू वेंट टू CoinDCX विच इज अ क्रिप्टो करेंसी फर्म बेसिकली। करेक्ट। यार ये इतना बड़ा ट्रांजिशन और कितना रिस्की, मतलब क्रिप्टो आज भी इंडिया में आधे लोगों को नहीं समझ में आता। एंड तुमने अपना लॉ का जो पूरा प्रोफाइल था, यू शिफ्टेड इनटू अ क्रिप्टो फर्म। ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाउ डिड यू गेट इनटू द CoinDCX? या सो यार व्हेन आई वाज इन ELP है ना, तो एक चीज तो समझ में आ गई थी कि जो बेसिक चीजें आपको आती है ना वो आप सब कर सकते हो। आपने पहले कभी किया है या नहीं किया है वो सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती। वो बहुत बड़ा मिथ है कि यार मैं एक ही प्रोफाइल में इतने साल से आगे बढ़ गया हूँ तो मैं कैसे चेंज करूँ, कैसे शिफ्ट करूँ। वो एक मतलब ठीक है, एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव से देखो तो उनको ये कंफर्ट रहेगा कि जो इंसान बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आ रहा है वही फील्ड का वही आया है। करेक्ट। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि लोग वही चीज देखेंगे। पीपल विल सी द एटीट्यूड, लर्निंग कैपेबिलिटी, कितना अच्छा आप कर सकते हो, वो सब चीजें भी मैटर करती है। तो वो मैंने सो व्हेन आई वाज इन ELP, लास्ट 6 महीने साल भर जो मैंने ELP में स्पेंड किया, तब मैंने थोड़ा क्रिप्टो में इंटरेस्ट डेवलप किया था पर्सनल लेवल पे। थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टमेंट करता था, समझता था क्रिप्टो एज अ सेक्टर क्या है, एंड इट इंट्रिग्ड मी अ लॉट। वो आई वाज एक्साइटेड टू वर्क मोर इन द सेक्टर, एक्सप्लोर मोर, अंडरस्टैंड थिंग्स। वही टाइम पे मैंने सुना CoinDCX के बारे में। तो CoinDCX ने उस टाइम पर सीरीज C राउंड ऑफ फंडिंग किया था एट सम $1 billion ऑफ वैल्यूएशन, बहुत बड़ा वैल्यूएशन भी किया था और बहुत फंड, बड़ा फंड रेज किया था। एंड दे वर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू एक्सपांड, स्केल द बिजनेस। तो मुझे सेक्टर अच्छा लगता था। CoinDCX एज अ ब्रांड मुझे बहुत ज्यादा अपील किया। आई डोंट नो क्या था, बट जिस तरीके से उन लोगों का मार्केटिंग थी, वो लोग जो पब्लिक कॉम्स करते थे, वो सब मुझे बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत अच्छे लगे। मतलब इट फेल्ट लाइक इट्स अ जेन्युइन कंपनी। तो मैं जनरली अट्रैक्टेड था टुवर्ड्स CoinDCX एंड प्लस क्रिप्टो एज अ सेक्टर। तो मैंने वहां पे अप्लाई किया। अब मैंने जनरली अप्लाई कर दिया कि यार जो रूल सूट होता है वो रूल में मुझे ले लो। मुझे ऐसा कोई बायस नहीं है कि मुझे यही करना है। आपका कोई बायस होगा तो समझ लेंगे। तो मैंने ऐसा करके अप्लाई कर दिया। फॉर्चुनेटली फॉर मी मुझे आ गया वहां से इंटरव्यू कॉल। तो मैंने इंटरव्यू दिया, जनरल बात हुई सारी, आप क्या कर रहे हो। दे बेसिकली वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरी क्या कैपेबिलिटीज हैं, मैंने आज तक लाइफ में क्या किया है, मोर देन व्हाट आई हैव डन, व्हाट डिफरेंट हैव आई डन, है ना, क्या चीजें जिसमें मैंने वैल्यू ऐड करी हैं। बिकॉज वो सब चीजें एकदम स्टैंडर्ड होती हैं। आप कहीं पे भी कुछ भी काम करो, कुछ चीजें आपने अच्छी करी होंगी, कुछ चीजें आपने गलत करी होंगी। क्या लगता है आपको कि आपकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं। अगर ये साल इतने टाइम में आपको वापस से वो टाइम मिल जाता तो आप क्या डिफरेंट करते हैं। तो वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस वेयर दे वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि एज अ पर्सन आप क्या हो, आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, एंड कल्चरली वेदर यू आर फिट और नॉट। एक कल्चरल फिटमेंट जो होता है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक
कल्चरली हाउ पॉलिश्ड यू आर एज अ पर्सन, ओके कि गिवन सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करोगे किसी पीयर एम्प्लॉय के साथ में, अपने सीनियर के साथ आप कैसे बिहेव करोगे, कंपनी का जो एक कल्चर है वो कल्चर को आप अपहोल्ड करोगे कि नहीं करोगे, उसको फर्दर करोगे कि नहीं करोगे। तो वो सब चीज़ें भी बहुत रेलिवेंट होती हैं इन द कंपनीज विच आर वेरी डीप into thinking about their employees, who are very very highly invested in their employees. So Coindesk I have found, even interview में मुझे समझ में आएगा ये employee first company है, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स थे आपको evaluate करने के, those were much beyond what you already know. They wanted to understand कि आपकी capability क्या है, soft capability, interpersonal capability, technical capability and your wisdom, कि हाँ all round उन्होंने हर चीज पूछी. They felt that I'm someone who would suit the culture and all other things, tick in the box हो रहा था. ठीक है. So they were open to have further discussion. Then I was made to meet the promoter, Mr. Sumit Gupta. तो उनसे मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने भी मुझसे यही सब चीजें पूछी जनरली टू अंडरस्टैंड, और उस टाइम पर वहाँ पर फाइनेंस में ओपनिंग थी. तो फाइनेंस रिलेटेड डेफिनेटली उन्होंने क्वेश्चंस पूछे. तो मैंने अपने 10 साल के करियर में फाइनेंस कभी प्रैक्टिकली नहीं किया वहाँ पर, बट फाइनेंस का मुझे पूरा नॉलेज था बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. एक तो आप सीए हो तो आप वैसे भी पर्सनली इन्वेस्टेड रहते हो मार्केट्स में, तो आपको जनरल आइडिया फाइनेंस का हमेशा रहता है. और दूसरा, मैं जब बिग 4 में था तो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में भी काम करता था एज ए इंडस्ट्री. फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को केटर करता था, तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में वैसे भी मैं बहुत क्लोज था, पता था फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो के बारे में भी समझता था. तो वो सब चीजें थोड़ी हेल्प हुई उससे. ठीक है. एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार हम इसको किसी भी प्रोफाइल में डालेंगे इंक्लूडिंग फाइनेंस, ही विल बी एबल टू परफॉर्म. ओके. तो वो कॉन्फिडेंस उनको आया, एंड आई वाज आल्सो कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है, नई फील्ड है, नया एक्सप्लोर करना है कुछ, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि यार कर लेंगे इसको, क्योंकि ठीक है फाइनेंस अकाउंटिंग ये सब चीजें सालों से करते आए हैं. अपना डीए नहीं होता है यार, सीए कर लिया मतलब अकाउंटिंग और फाइनेंस में तो आप अच्छे हो. तो वो एक कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, भले ही प्रैक्टिकली किसी कंपनी में वो चीज करी नहीं है, लेकिन जब आएगा करने पे तो बढ़िया कर लेंगे. ओके. सो आई वाज कॉन्फिडेंट, दे गॉट द कॉन्फिडेंस दैट आई विल बी एबल टू डिलीवर, तो मैंने ज्वाइन कर लिया Coindesk. ठीक है. सो यू जॉइंड एट व्हाट प्रोफाइल? I started with finance profile. तो फाइनेंस से मैंने स्टार्ट किया, कंपनी नेसेंट स्टेज में थी, तो फाइनेंस के पूरे ऑपरेशन स्ट्रक्चर करने थे. तो मैंने स्पेंड किया 2 साल का टाइम, 1.5 से 2 साल का टाइम स्पेंड किया टू सेट अप द होल फाइनेंस फंक्शन फॉर Coindesk. वो मेरा पहला मेजर फोकस था. बट फाइनेंस में काम करते करते I realized and they also realized that my capability is much more beyond finance. और मुझे भी ऐसा था कि मुझे सिर्फ फाइनेंस ही नहीं करना है, वहीं पे रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना है. तो पहले तो ये 6 महीने साल भर में मैंने पूरा फाइनेंस अच्छे से सेट कर दिया, प्रोसेसेस बना दी, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट कर दी, काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो गया, गवर्नेंस एंड एवरीथिंग वाज वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड. एंड द टीम ऑल्सो, मैनेजमेंट ऑल्सो गॉट कॉन्फिडेंस कि हाँ, ही वॉज एबल टू डिलीवर ऑन वॉट वी वर एक्सपेक्टिंग. एंड स्टार्टअप वर्ल्ड में कैसा रहता है कि द प्रमोटर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू लुकिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो उनको लगा कि मैं खुद तो एक्सप्लोर कर ही रहा हूँ, एंड दे वर मोर देन वेलकमिंग कि ठीक है, अगर आपको कुछ और करना है तो आप दूसरी चीजें भी करना चालू करो. तो फाइनेंस के साथ साथ मैंने दूसरे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स उठाना चालू करे, थिंग्स दैट वर वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. आगे फर्दर ग्रो करने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, वो ऐसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स मैंने फाइनेंस के साथ साथ पिक करना स्टार्ट करे. फिर 6 महीने साल भर में फाइनेंस भी करता रहा, वो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स भी करता रहा. फिर एक टाइम आया जब मैनेजमेंट को ये कॉन्फिडेंस आया कि I will be able to create more value in these horizontal projects as compared to just finance. And मेरी तो इच्छा यही थी कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में नहीं रहना था. I wanted to get the horizontal exposure at a group level. और उनको भी यही लगा कि मेरी कैपेबिलिटीज हैं कि मैं वो चीज़ें स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स इजी अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ. देन आई वाज फॉर्मली मूव्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर फंक्शन टू हेडिंग द स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स फॉर Coindesk as a group. Okay. So that's a big profile basically. Yeah. It's a very different profile. Normally, chartered accountants ये प्रोफाइल में ऐसे यूजुअली नहीं जाते हैं, जस्ट बिकॉज हम हमारे करियर में एक स्ट्रेट वर्टिकल में बढ़ते रहते हैं आगे और वही सब चीज़ें करते हैं. तो वो पर्सपेक्टिव से ये बहुत डिफरेंट है. जनरली आपको ये वाली प्रोफाइल्स में IIM के या IIT के लोग मिलेंगे, जो ABCB स्कूल से निकल के आते हैं या फिर टॉप IIT से निकल के आते हैं, और इस टाइप की चैलेंजिंग प्रोफाइल्स में वो लोग काम करना प्रेफर करते हैं. Pran, how to prepare for these interviews in the big companies? What do they want from you and how do you prepare for the interview? तो ये सब चीजें ना बहुत नेचुरल होती हैं. यू कांट आर्टिफिशियली डू थिंग्स फ्रॉम अ प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव. कुछ सैनिटी चेक्स होते हैं कि यार बेसिक एक स्किल वाला जो एलिमेंट है कि
वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपको आना चाहिए, दैट इज लाइक 20% 30% ऑफ द ओवरऑल इंटरव्यू। वो चीज़ें तो आपकी 100% ग्रिप होना ही चाहिए। स्किल पर्सपेक्टिव से जो कॉम्पिटेंसीज जो एक्सपेक्ट वो लोग कर रहे हैं, दैट इज 20-30% ऑफ दिस। 20-30%, other 20-30% I would say is about your intellect, about your attitude, how you look at things, how you look at a particular situation, आप कैसे रिएक्ट करोगे। जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, कि अगर आपको किसी ने बोल दिया कि यू नो अपन स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, कि स्ट्रैटेजिक प्रोफाइल में क्या होगा, मान लो कल को कोई डील आई, राइट, प्रमोटर के पास में कोई डील आई, कोई कंपनी ने उनको अप्रोच किया और बोला कि आप हमको एक्वायर कर लो। तो ये प्रोफाइल में प्रमोटर जो होंगे वो आपको क्या बोलेंगे, ही विल जस्ट फॉरवर्ड दैट डील एंड ही विल आस्क यू टू इवैल्यूएट। तो ये सिचुएशन में आप क्या करोगे? ओके, मतलब सिंपल सा जवाबदारी आपके ऊपर होगी, आपका यस या नो वो उससे एनालाइज कर लेंगे कि आप, तो वो उससे एनालाइज कर लेंगे। अब इसमें तो आपने लाइफ में क्या किया है उससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हाउ वेल यू आर एबल टू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन इट, और आप कैसे उसको पूरा कॉम्प्रिहेंड करके उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करते हो कि आप प्रॉपर उसको एनालाइज कर लो, और उसके बाद जो रिजल्ट आप प्रेजेंट करो या जो क्वेश्चंस आप पूछो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। करेक्ट, मतलब वो किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए उस चीज में। एज अ प्रमोटर विल एक्सपेक्ट कि यार आपने सब अपना होमवर्क कर लिया है, और फाइनली वो मोमेंट पर जहां पर एक्चुअल में उनकी रिक्वायरमेंट है तब आप उनको इन्वॉल्व करो। बेसिकली बुकिश नॉलेज किसी काम की नहीं है। एग्जाम के 3 घंटे में क्या है तुम्हारा माइंडसेट, वो इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो आप क्या सीख के आए हो, आपने कितना एफएम पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता। जब सिचुएशन दे दी कि ये एक्विजिशन करना है या नहीं, तब अब आप कितना दिमाग लगा लेते, क्या करोगे, बस वो इम्पोर्टेंट है टेक्निकली। तो वो लोग वो समझ लेंगे उससे कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आप कितना विजुलाइज कर सकते हो, आप क्या पैरामीटर्स देखोगे उसको इवैल्यूएट करने के लिए। थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, कि आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। अब जब उसका आप आंसर दोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपका क्या आउटलुक है, आप उस चीज को कैसे देख रहे हो। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि यार आपने जो एनालिसिस प्रेजेंट करा उसमें 4 लोगों ने आके सीधे आपके मुंह पे बोल दिया कि यार इसमें तो ये नहीं है, इसमें तो वो नहीं है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे हैंडल करोगे वो सिचुएशन को। तो वहां पर वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स वेरीफाई समझना चाह रहे हैं कि यार आप इंटरपर्सनली वो चीजें कैसे हैंडल कर सकते हो। डज फेकिंग अराउंड या प्रिटेंड करना इंटरव्यूज में, डज इट हेल्प? यार मतलब आई वुड से इट डज हेल्प ओनली टू द एक्सटेंट दैट यू आर नॉट कॉट इन लाइफ इन फ्यूचर, और वो ना कभी होता नहीं। बेसिकली आई मीन टू से कि नहीं काम करता। आप फेक करके चले जाओगे, क्योंकि आपने जब फेक करा तो लोगों को समझ में आ गया कि हाँ यार उन्होंने आपको एक पर्टिकुलर सेगमेंट में रख लिया, कि हाँ यार ये बंदे की ये कैपेबिलिटी है, बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू हैव फेक्ड एंड दे अंडरस्टूड कि हाँ उन्होंने मान भी लिया। अब उनकी एक्सपेक्टेशन तो आपसे यहाँ हो गई, अब वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपको काम देंगे ना, और आपको डिलीवर करना है। अगेन इफ यू आर इन अ वेरी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर बिल्कुल डिफाइंड रोल्स हैं, आपको वही करना है, तो वो आप कैसे भी करके कर लोगे। बट अगर कोई चैलेंजिंग रोल में आप चले गए तो 2 दिन में समझ में आ जाएगा ना कि मतलब ये ब्लफ था। हाँ ब्लफ था। और मैंने देखा है प्रमोटर्स को, ऐसा नहीं गलती सबसे होती है रिक्रूटमेंट में, प्रमोटर से भी कई बार होती है, वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और एक्चुअल में कोई बंदा अलग टाइप का निकल जाता है, एंड दे वुड हैव दैट इन देयर माइंड कि यार ये गलत रिक्रूटमेंट हो गया। तो हमको ऐसा लग रहा है कि हम आ गए सीना चौड़ा करके कि यार हम तो ये प्रोफाइल में आ गए, सब कुछ हो गया। मोमेंट्री होता है वो, थोड़े टाइम में सब समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या कैपेबिलिटी। जब तक है ना कोई इंसान आपको बहुत पैसा नहीं दे रहा, तब तक उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, राइट। बिकॉज जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो वो लिमिटेड है, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत लिमिटेड है। बट जब आप बहुत डिमांडिंग प्रोफाइल में हो और आप बहुत पैसा ड्रॉ कर रहे हो, तब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन जाते हो जिस पे हर किसी की नजर होती है। एवरीवन इज लुकिंग एट यू, यू आर ऑलवेज इन द लाइमलाइट, देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। तो अगर आप डिलीवर कर रहे हो तो आप कंटिन्यू कर रहे हो, सस्टेन कर रहे हो। आप डिलीवर नहीं कर रहे हो तो यू विल फेड ऑफ। करेक्ट। सो ultimately faking of the interview वाला point, the conclusion is it boils down to 3 critical things. 1, मत फेक करो, क्योंकि आज फेक करोगे कल को वो चीज पकड़ में आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, स्किल तो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक एक्सपेक्टेशन है, बट बियॉन्ड दैट दे विल लाइक टू अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकली आपने क्या जीवन में उखाड़ा है, क्या डिफरेंट आपने किया है, कैसे आप डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हो। एंड तीसरा, यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट एवरीथिंग, राइट, कैंडिड। क्या यार मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर वो पूछेंगे कि यार 5 साल में आप क्या करना चाहते हो, तो चांद तारे नहीं तोड़ना है, मुझे यही करना है और मैं यही करूंगा। क्लियर अबाउट योर थॉट्स, सो डोंट फेक, राइट, बी वेरी ट्रांसपेरेंट, कैंडिड, एंड बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग। ओके, व्हाट इज द एंट्री लेवल पैकेज इन दिस इंडस्ट्री?
मतलब अगर कॉइन DCX में कोई एक सीए बन के एंट्री लेवल पे जुड़ना चाहता है तो क्या सैलरी एक्सपेक्टेड? तो Coin26 इज अ स्टार्टअप, है ना। स्टार्टअप अपने आप में एक अलग इंडस्ट्री होती है जिसमें बहुत चीजें यूनिक होती हैं। द मोस्ट यूनिक थिंग इज द एक्सपीरियंस दैट यू गेट। बहुत चैलेंजिंग होता है। मेरी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो मुझे नहीं पता कि मैं अगले 1 घंटे में क्या काम करने वाला हूँ। लाइफ इज वेरी डिफरेंट, वेरी चैलेंजिंग। हर रोज आप कुछ नया कर रहे हो। दिस इज वेरी कॉमन स्टैंडर्ड फिनोमिनन ऑफ एवरी स्टार्टअप, क्योंकि रोल बहुत चैलेंजिंग होते हैं और डायनामिक होती है कंपनी। वो हर रोज पिवट करती है, रोज कुछ नया कर रही है, रोज कुछ नया करने का ट्राई कर रही है। तो अकॉर्डिंगली फिर कंपनी में एक लोगों से एक्सपेक्टेशन और प्रोफाइल वो सब बहुत डिफरेंट होती है। तो इसलिए स्टार्टअप डिफरेंट भी होती है। एंड कॉम्पनसेशन पर्सपेक्टिव से दो Coin26 तो अभी काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, तो पैकेजेस आर वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ द बेंचमार्क। मतलब जो इंडस्ट्री बेंचमार्क्स हैं वो सब फॉलो होते हैं। बट जनरली जो नेसेंट स्टेज पे स्टार्टअप्स होती हैं उनमें कैश एलिमेंट थोड़ा कम होता है। तो बेंचमार्क अगर जैसे कंसल्टिंग में आपको मिल रहे हैं 8-10 लाख 15 लाख, तो यहाँ पर शायद आपको थोड़ा पैसा कम मिले स्टार्टिंग में, लेकिन वो कॉम्पनसेट करते हैं ESOP से। ESOP इज बेसिकली इक्विटी बेनिफिट दैट यू गेट इन अ कंपनी, वो मिलते हैं। एंड आप स्टार्टिंग में अगर उन कंपनी के साथ जुड़ते हो तो आपको वो, और अगर कंपनी स्केल करती है तो डेफिनेटली आपको वो ESOPs का बेनिफिट मिलता है। बेसिकली स्टार्टअप में अगर स्टार्टअप का फ्यूचर अच्छा रहा तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा इनिशियली हो सकता है कैश कम मिले, पर जिस दिन वो कंपनी ग्रो कर जाएगी उस दिन आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये जनरल है सारे स्टार्टअप्स का। बट अगर अपन बड़े स्टार्टअप्स की बात करें जैसे Coin26 हो गया, स्विगी, जोमेटो, ये कंपनीज ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स। वो लोग बहुत अच्छा पे करते हैं। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रहते हैं उसको बेंचमार्क करते हैं, मे बी उससे भी थोड़ा बेटर पे करते हैं। तो स्टार्टिंग पैकेजेस could be in the range of same that 10-15 lakhs। अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो 10-15 लाख के आसपास का आपको पैकेज मिलेगा। मतलब बेसिकली डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द स्टार्टअप। अगर एक डेवलप्ड और एक स्टेबल स्टार्टअप है तो वहां पे आपको इनिशियली अच्छा ही मिल जाएगा पेमेंट। करेक्ट। पर अभी अगर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, स्ट्रगलिंग है, तो कैश कंपोनेंट कम मिलेगा, बट देन यू नीड टू कमिट। एग्जैक्टली। आप अगर कंपनी के साथ कमिट हो गए तो ESOP के थ्रू आप बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट कर लोगे। करेक्ट। तो यार जैसे तुमने बोला कि Coin26 स्टार्टअप है एंड बहुत डायनेमिक काम है, 1 घंटे बाद क्या कर रहे हो नहीं पता, तो ये स्ट्रेसफुल होता होगा। सो हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस एट द वर्क? मैनेजिंग स्ट्रेस ऑल्सो इज एन आर्ट, आई वुड से। टेंशन सबकी लाइफ में होता है, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग प्रोफाइल में आता है। बट कैसा है कि आपको ये पता है कि आपकी कैपेबिलिटी है डिलीवर करने की, एंड यू आर डूइंग जस्टिस टू व्हाट यू आर डूइंग। एंड आपके एम्प्लॉयर को भी पता है कि यार आप अपना बेस्ट दे रहे हो, राइट। यू कैन ओनली डू थिंग्स अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। मैंने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी थी और मैं उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। कोई चीज अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते देन व्हाई वरी अबाउट इट, राइट। कोई चीज अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो उसको आप कंट्रोल कर ही लोगे, देन व्हाई वरी अबाउट इट। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं उसका आप कुछ कर नहीं सकते, जो आपके कंट्रोल में उसको कंट्रोल कर लो। ये फिलॉसफी लाइफ में लेके चलो तो आप सब जगह अच्छा ही करोगे। करेक्ट। नहीं, हम लोग ये विद्योदय पे बात करते हैं, कई बार हमारे भी डायनेमिज्म ऐसे हो जाते हैं। जैसा भी इंस्टीट्यूट ने 2 अटेम्प्ट की जगह 3 अटेम्प्ट कर लिए, सो उसके बहुत सारे रेपरकेशंस थे हमारे इंडस्ट्री में। क्लासरूम की जो साइजेस हैं, क्वांटिटी वो कम लग रही है, टीचर के साथ ज्यादा लगेंगे, तो ये हमारे बिजनेस चैलेंजेस थे। तो इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा था एंड फाइनली वी डिस्कस्ड कि अपने कंट्रोल के तो बाहर है ना। इंस्टीट्यूट ने 3 अटेम्प्ट कर दिए, तो अब कर क्या लेंगे? तो आप जो कर सकते वो कर लो। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक और चीज है जो मैंने लाइफ में सीखी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जो मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से, कि कोई भी चैलेंज जब लाइफ में आता है ना, चाहे वो आपकी प्रोफाइल में हो या चाहे वो आपके पर्सनल फील्ड में हो, एवरी चैलेंज ऑलवेज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। राइट। आप उसको कैसे देख रहे हो, दैट विल बेसिकली डिटरमाइन हाउ यू डील विद इट। किसी चैलेंज को मैंने एज ए चैलेंज देखा तो मैं उसका स्ट्रेस लूंगा। अगर मैंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा तो मैं उसमें 4 नई चीजें ढूंढूंगा जो शायद कोई और सोच ही नहीं रहा है, नहीं सोच रहा है। और अल्टीमेटली मेरी प्रोफाइल में मैं यही करता हूँ। आई लुक एट एवरी सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी, एवरीथिंग इज अ चैलेंज फॉर मी। अब मैं उसको स्ट्रेस लेने लग जाऊंगा तो मैं जीवन में सिर्फ स्ट्रेस ही लूंगा, बट आई ऑलवेज लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो आप डिफरेंट एंगल से सोचते हो, और वो भले लोग बोलते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, वो प्रैक्टिकली होता है यार लाइफ में। मतलब एवरीथिंग इन लाइफ इज इम्पॉसिबल। क्रिप्टो में 2018-19 में इंडिया में बैन हो गया था, डूइंग क्रिप्टो इन इंडिया वाज इम्पॉसिबल। Coin26 तब भी कर रहा था, Coin26 सर्वाइव दैट टाइम। फिर यहाँ पर TDS लग गया, ऐसा लगा कि यार क्रिप्टो अब तो खत्म ही हो जाएगा, सर्वाइव करना इम्पॉसिबल। तो हम तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, हम तब भी ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस मेरी लाइफ में पर्सनली मैंने देखी है, प्रोफेशनल लाइफ में, जहां पर समझ में आ गया 99% लोगों ने मान लिया कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं होना है, और हमने पॉसिबल तो करा बट उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके उससे बहुत कुछ अचीव करा। करेक्ट।
तो या तो स्ट्रेस ले लो और या उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देख के आप कोई ये नया यार हमारा भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है विद्योदय का, कोरोना टाइम। एंड कंपनी हमारी स्टार्ट हुई 2018 में दिसंबर में, एंड तुरंत 4-5 महीने बाद कोरोना आ गया था। 2019 इट स्टार्टेड, तो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई 4 या 5 महीने बाद कोरोना आ गया। सारी फेस टू फेस क्लासेस ऑफ। हमने 3-3, 4-4 सेंटर, भोपाल का सेंटर, सब पे पैसा लगा दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एंड लॉकडाउन लग गया। दैट टाइम वी वर इनटू अ डिप्रेशन 2 दिन तक। मतलब हम किसी भी को फाउंडर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब कंपनी आगे कैसे चलेगी, हमारे घर कैसे चलेंगे। कंपनी के बैंक अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, क्योंकि मार्च में मार्केटिंग होती है। हम मार्च में 1 करोड़ रुपए मार्केटिंग में लगा चुके थे तब, तो हमारा कैश बैलेंस हो गया था 0। एंड अप्रैल में नई बैचेस बनती तो हमारे पास वापस से कैश आ जाता। एंड मार्च एंडिंग के आसपास वो लॉकडाउन कोविड आ लग गया। करेक्ट। तो हम लोग 2 दिन तक मतलब इतने उसमें थे ना, टेंशन में कि भैया कंपनी में अब सैलरी बांटने का भी पैसा नहीं है स्टाफ को, कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। एंड इवेंचुअली आखिरी कुछ 40-50 हजार रुपए पड़े थे अकाउंट में। तो मैं और आयुष दोपहर का, मतलब मेरे को आज भी याद है कि मैं मेरे हॉल में सोफे पे बैठा था, मैं और आयुष फोन पे बात कर रहे थे, और आयुष का स्टेटमेंट आया कि भाई 50 हजार रुपए पड़े हैं अकाउंट में। अब किसको सैलरी बांटू, स्टाफ को बांटू, को फाउंडर को बांटू, क्या करेंगे क्या। एंड दैट टाइम आई सेड कि एक काम करो, एक टेलीकॉलिंग कंपनी को हायर करो, वी गिव देम डेटा एंड वो कॉलिंग करेंगे, एंड अपन उससे बैच बनाते हैं। उस टाइम पे इट वाज लाइक कि सब को फाउंडर का था कि अबे अभी तो कुछ होगा ही नहीं, अभी तो कुछ होगा नहीं। तो इट्स लाइक कि 50 हजार में कर क्या लोगे, चलो ये नहीं करना है तो और क्या ऑप्शन है, क्या 50 हजार में क्या ही कर लोगे। तो जब हारना ही है तो पूरा ही ऑल इन हो जाते हैं। तो वो 50 हजार रुपए हम लोगों ने टेलीकॉलिंग की एक एजेंसी हायर करी, ऑनलाइन फोन करके उसको दिया, एंड वी फेल्ड। वो 50 हजार रुपए भी डूब गए। उन्होंने हमको कोई एडमिशन करा के नहीं दे पाए, बस पैसे ले लिए हमसे, एंड दे डू नॉट जस्टिफाई देयर वर्क। अब क्या करें। उस टाइम पे हम सब 6 को फाउंडरों ने डेटा बांटा आपस में, और हम सब ने कॉलिंग कर करके एडमिशन लिया, एंड वी क्रिएटेड द बिगेस्ट बैच ऑफ आवर लाइफ। कोरोना के टाइम पे हमारी बिगेस्ट बैच बनी, और उस साल हम प्रॉफिट में भी आ गए थे। ये वो जो है ना बेसिकली डर, और वो जो अपन बात कर रहे हैं, ये उसको एक इतना बढ़िया एग्जांपल है कि जहां पे लोग हारना चालू कर दिए थे, कोचिंग क्लासेस बंद होना चालू हो गई थी, तब हमने लड़ाई हमारी चालू करी कि अब हम कॉलिंग करेंगे। तो ईच वन ऑफ द को फाउंडर, हम लोगों ने बच्चों को कॉल करके हमने काउंसलर का काम करा और एडमिशन उठा, और सबसे बड़ी बात बना दी थी तब। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक वही है, आई मीन इट बॉइल्स डाउन टू द पॉइंट के अगर कोई सिचुएशन आपको स्ट्रेसफुल लग रही है, एवरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन और एवरी चैलेंजिंग सिचुएशन विल ऑलवेज प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी। राइट। आपके हाथ में उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है या उसको एज ए स्ट्रेस लेना है। करेक्ट। आप अगर आपकी सिचुएशन कंट्रोल में है तो कंट्रोल कर लो, डोंट वरी। कंट्रोल में नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते हो, डोंट वरी। करेक्ट। हाँ, हार मान लेना तो सबसे इजी काम होता है, लड़ने के लिए जिगर चाहिए बेसिकली। एब्सोल्युटली। सो यार प्रणव, कॉइन DCX इतनी बड़ी कंपनी, आई डोंट नो कितना बिलियन का उसका वैल्यूएशन है, इतनी बड़ी कंपनी में यार डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। तो डिसीजन मेकिंग ना बहुत ऑब्जेक्टिव होती है। सो देयर आर 2 वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। वन इज अ सब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट इट कि आप थ्योरेटिकली चीजें देख रहे हो और डिसाइड कर रहे हो। सेकंड इज ऑब्जेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट इट। ऑब्जेक्टिव वे मतलब आप उसको हर तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हो, नंबर्स पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिकली वो चीज वेदर इट विल मेक सेंस और नॉट। यू लुक एट इट फ्यूचरिस्टिकली कि यार हम लोग जो आज करने का सोच रहे हैं, आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद में यू गेट टू अ पर्टिकुलर आंसर ऑन वन थिंग विच यू आर इवैल्यूएटिंग एज एन इंडिविजुअल। तो वो डिसीजन कोई भी ले सकता है इफ इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या मार्केटिंग में ये करना है या नहीं करना है, ये वाला एक्विजिशन करना है कि नहीं करना है, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से ये चीजें करना है कि नहीं करना है। तो फंक्शन लेवल पे पहले वो जो फंक्शन है, वो वाली फंक्शन टीम विल डू अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दैट थिंग एंड दे विल कम अप विद देयर आंसर टू इट विच दे थिंक इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है। या तो यस होगा या नो होगा, बीच का कुछ नहीं हो सकता। हाँ। अगर यस है तो उसका क्या रीजन है, अगर नो है तो उसका क्या रीजन है। ठीक है। मुझे लग रहा है या अच्छा है, कर लेते हैं, वो सब नहीं चलता। ठीक है। एवरीथिंग हैज टू बी ऑब्जेक्टिवली बैक्ड अबाउट हाउ यू थिंक अबाउट इट। ठीक है। एंड द ब्यूटी ऑफ अ स्टार्टअप इज ये सब चीजें बहुत क्विकली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप आराम से एक प्रपोजल आज रखा है, वो एक कमिटी में जाएगा, वो कमिटी उसके बारे में सोचेगी, फिर वो अपनी रिकमेंडेशंस देगी, फिर 10 लोग उस पर सोचेंगे। वो नहीं होता, सब कुछ बहुत क्विकली होता है बिकॉज स्टार्टअप में या क्रिप्टो स्पेसिफिकली एज एन इंडस्ट्री इज वेरी डायनामिक इंडस्ट्री। रोज चीजें चेंज होती है। यू विल हैव टू
स्टे अहेड ऑफ टाइम, थिंक अहेड ऑफ टाइम, तो फटाफट चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, फटाफट एक इंक्लूजन अपना ड्रॉ करोगे, देन इट विल बी पुट अप बिफोर द मैनेजमेंट फॉर डिस्कशन. ठीक है. पीपल विल ऑल्सो इवैल्यूएट इट क्रिटिकल, दे विल सी इट फ्रॉम देयर ओन लेंस, नॉट गेटिंग बायस्ड बाय व्हाट यू हैव थॉट. वो उसमें हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे, ये सोच के कि यार इसने करा है तो ये सही होगा. सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, सब अपने पॉइंट्स रखेंगे. Everyone will just consider the pros and cons of doing something. छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज पहले ऑब्जेक्टिवली बैक बाय रैशनल, क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो ये होगा. अपसाइड्स क्या है, डाउनसाइड्स क्या है. डाउनसाइड हर चीज की हो सकती है, बट सो लॉन्ग एज यू आर ओके विद द डाउनसाइड, क्या ठीक है यार इतना बुरा हो सकता है ना, होगा तो चलेगा. ठीक है. अपसाइड बड़ी है, डाउनसाइड नहीं है, करना है नहीं करना है वो बेसिस पे डिसीजन होता है. मतलब कोई ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि क्या बेसिस पे डिसीजन होता है. इट इज बेस्ड ऑन रैशनल, इट इज बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट यू हैव लुक्ड एट, जो स्टडी करी है, एनालिसिस, एंड देन एवरीवन विल गिव देयर ओन व्यूज. और ये सब फटाफट डिसाइड करके, कोई डाउनसाइड नहीं लगती है, लगता है कि यार ये चीज एक्चुअली वैल्यूएट करने वाली है, तो फटाफट डिसीजन लेके उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं. गलत डिसीजन मेकिंग भी होती है. बिल्कुल होती है. स्टार्टअप इज नॉट ओनली अबाउट टेकिंग राइट डिसीजंस. एज अ फाउंडर मैंने हमारे फाउंडर से ये चीज सीखी है. लाइफ में सही डिसीजन तो आपको आगे लेके जाते ही हैं, पर गलत डिसीजन आपको और ज्यादा आगे लेके जाते हैं. ओके. बिकॉज गलत डिसीजन से आपको ये समझ में आ जाता है, एक तो आपकी लर्निंग होती है कि यार ये 4 चीजें हमने इसमें गलत कर ली, और दूसरा ये होता है कि आपको पता है कि क्या चीजें हम नहीं करनी है, या जो आपने किया है उससे आपने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जिससे आपको यू आर नाउ इवन मोर मैच्योर्ड देन व्हाट यू वर अर्लियर. तो गलत डिसीजन भी बहुत होते हैं. सही डिसीजन लिया बेस्ट है, गलत डिसीजन लिया तो उससे आप सीखे और आप आगे बढ़े. The best thing about the startup culture is the moment you realize that taking timely decision is more important than not taking decision. Correct. That late decision is also a wrong decision only. So it is okay to fail. People always fail in whatever they are doing. CoinDCX ने भी 50 डिसीजन लिए होंगे, उसमें से 5 गलत होंगे, 10 भी गलत हो सकते हैं, बट उसमें भी कुछ लर्निंग्स हैं. करेक्ट. यू ऑलवेज नीड टू लर्न फ्रॉम द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. अगेन इट इज अबाउट द अप्रोच दैट यू फॉलो. आपने कुछ गलत कर लिया, आपको लगा यार हम तो अच्छा कर ही नहीं सकते, हमसे तो गलत ही होता है, और आप बैठ गए. आपने या फिर आपने कुछ गलत करा, आपको समझ में आया कि अरे हाँ यार चलो ये करा, इसमें ये गलती है, इससे क्या लर्निंग्स हैं आपकी. सो यू सिट ऑन द टेबल एंड सी कि ये जो गलत एपिसोड हुआ है, हमने जो गलत डिसीजन लिया था, उससे हमारी लर्निंग्स क्या है. यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू गो अहेड इन लाइफ. मतलब डिसीजन कुछ ना कुछ देके जाती है, या तो जीत या तो सीख. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो यार प्रणव, एनी एडवाइस फॉर अ 16-year-old kid in commerce especially? Any stereotype suggestion which they have but you want to contradict कि नहीं यार ऐसा नहीं होता? यार हम लोग है ना, बीइंग अ सीए स्टूडेंट बहुत स्टीरियोटाइप्स डेवलप करते हैं विच वर नॉट यूनिक टू सम पीपल. हम लोग भी सेम उससे ही आए हैं, और हमको अनफॉर्चुनेटली कोई सिखाने वाला भी नहीं था. तो हम वो मिथ में जीते हैं. इन आवर ओन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमने धीरे धीरे वो मिथ्स को बर्स्ट किया है, और लाइफ में कुछ अचीव किया है. जो भी किया है आज कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, वो मिथ खुद से बर्स्ट करें. मेरी एडवाइस आज की 16 ईयर एज वाली जनरेशन के लिए ये होगी कि I never used to respect CA as much as I do now, right? Because CA ना आपको बहुत कुछ सिखाता है. CA is not about accounting, CA is not about finance, CA is not about law. It is basically about learning new things, है ना? कैसे आप कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ रहे हो, कैसे आप लर्न कर रहे हो, कैसे वो लिमिटेड टाइम पीरियड में 3 घंटे में आपने जो जो चीजें कॉम्प्रीहेंड करी हैं, उसको सबको वहां पर कैसे आप लिख रहे हो, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो, कैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर रहे हो. लर्निंग्स अक्रॉस द इंटर्नशिप, वो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है. तो इतना मल्टीफोल्ड एक्सपीरियंस मिलता है हमको सीए में कि मुझे नहीं लगता कि सीए के अलावा इंडिया में कोई ऐसी डिग्री है विच इज योर पासपोर्ट टू डू एनीथिंग इन लाइफ. राइट. यार जो करना है करो. यू आर डूइंग टीचिंग, आई एम डूइंग स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स. स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यार आईआईटी वाले, आईएम वाले जो टॉप 20 स्कूल्स के होते हैं, वो लोग ये चीज कर रहे हैं. यार मुझे नहीं लगता कि आई एम डूइंग I'm not able to do justice to what I'm doing in the profile. जो हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि यार सीए बन गए तो सीए बन के हम या तो हम प्रैक्टिस कर लेंगे, या फिर हम कोई जॉब में चले जाएंगे, वहां पर एक छोटा मोटा एक प्रोफाइल में काम कर लेंगे, और या फिर मतलब वही है, मतलब यू डोंट नो कि इसके बियॉन्ड कोई लाइफ है, बिग 4 के बियॉन्ड कोई लाइफ है क्या, प्रैक्टिस के बियॉन्ड कोई लाइफ है क्या. हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ये लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है जिसमें हम काम कर सकते हैं. बट द ब्यूटी ऑफ सीए कोर्स इज कि इट प्रिपेयर्स यू फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. ओके. तो हमको हमारा माइंड ओपन रखना पड़ेगा, एंड वी नेवर गिव इंपॉर्टेंस टू व्हाट वी वांट इन लाइफ. और उसके 2 रीजन होते हैं. पहला तो हमने लाइफ में कुछ चीजें देखी ही नहीं है.
हम उतना पढ़ते ही नहीं है, बियॉन्ड करिकुलम हमने चीजें ही नहीं देखी, हमको पता ही नहीं क्रिप्टो क्या होता है, हमको पता ही नहीं एआई क्या होता है, हमको पता ही नहीं वेब3 क्या होता है। तो यार जब कोई चीज़ हमको पता ही नहीं तो हमको कैसे पता होगा कि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? हाँ, पहला ही है। और दूसरा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ये चीज़ें पढ़ो उसके बाद में आपको ये कन्विक्शन भी तो आना चाहिए ना कि यार ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है और मैं कर पाऊंगा। हाँ, तो आई कैन गारंटी एवरी इंडिविजुअल हु इज डूइंग सीए कि अगर आपने कोई चीज़ देखी और वो आपको अच्छी लग रही है और आप करना चाहते हो, सीए डिग्री इज अ पासपोर्ट ऑफ डूइंग दैट। राइट। आप सब कर लो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। आपको लग रहा है आपको एआई में काम करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्म ढूंढो और वहां पे जाके अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए। सीए बनने के बाद में कोई पर्टिकुलर प्रोफाइल में वहां पे जाके अप्लाई करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। मतलब मैंने वही पहले स्टार्टिंग में बोला था कि पैसा बेंचमार्क नहीं होना चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए, राइट। मेरी लाइकिंग है कि यार मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है, मैं उसमें जाऊंगा, मैं उसमें जाके काम करूंगा, मैं काम सीखूंगा। एक तो मैं वो काम एंजॉय करता हूँ तो मुझे काम करने में मजा आ रहा है। हाँ। दूसरा वो प्रोफाइल अपने आप में नई है, यूनिक है और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये दो चीजें अगर उस चीज में है तो मुझे पैसा नहीं देखना है, फिर मुझे जाना है और मुझे मन लगा के काम करना है। यार ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता है। मतलब हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, पुराने अनुभव सर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमें भी टीचिंग प्रोफेशन में आना है। वी इनवाइट देम कि ठीक है आओ, डेमो दो, ये करो वो करो। आते हैं, प्रिपेयर करते हैं, डेमो देते हैं। फिर जब पेमेंट की बात होती है तो पेमेंट देके वो एकदम से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अरे मैं टीचिंग में आ रहा हूँ तो मैं 12 लाख का जॉब छोड़ के आ रहा हूँ सर, तो मुझे एटलीस्ट 12 लाख तो चाहिए। आज टीचिंग में क्या आता है तुमको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आता। तो आज अगर पैसा देखोगे तो कहाँ से सेट होगे? यू विल हैव टू गिव योर टाइम ना इस इंडस्ट्री में, तब जाके तो पैसा मिलेगा। बट वो कैसा डिसीजन मेकिंग है, अच्छा आप इतनी ऑफर कर रहे हो तो फिर रहने दो, फिर तो मैं जॉब ही कर लेता हूँ। अरे जस्ट बिकॉज पैसे ज्यादा इसलिए तो जॉब में कैसे सक्सेसफुल होगा? तेरा मन तो टीचिंग में था, मन तो टीचिंग में, करेक्ट, पर पैसा देख के तू उधर चला गया। अब तू ना उधर का रहा ना इधर का रहा। इधर का रहा, एब्सोल्युटली। तो कन्विक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप करना चाहते हो लाइफ में, तो आपको बिल्कुल उस पर फोकस करना चाहिए। और पैसा मत देखो यार स्टार्टिंग में। मतलब या तो आपको पता है कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, तो अल्टीमेटली मेरे को तो पैसे से मतलब है। या तो आप वो कैटेगरी में खुद को समझते हो और आप उस मेंटेलिटी से बाहर ही निकल पा रहे हो, फिर तो उन लोगों के लिए तो यार कोई क्या ही एडवाइस देगा, राइट। बट अगर आपको पता है कि यार आपकी कैपेबिलिटी है, आपका कन्विक्शन भी है कि मुझे ये करना है, तो यार थोड़े टाइम के लिए ना पैसे को छोड़ दो। क्योंकि क्या है कि आपके जो स्टार्टिंग वाला टाइम है ना वो गोल्डन पीरियड होता है, बिकॉज कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपको पैसा कमा के घर पे लेके जाना नहीं, आपकी बीवी नहीं बोल रही कि इतने पैसे तो लाने पड़ेंगे वरना मैं शॉपिंग कैसे करूंगी, मैं वो इंटरनेशनल टूर कौन कराएगा, वो ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं ना। तो स्टार्टिंग के 3 से 5 साल गोल्डन पीरियड होता है। यही वो टाइम होता है जब आप पैसा बिल्कुल साइड में रखो, पैसे से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको पता है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप जाओ उसको एक्सप्लोर करो। बिकॉज पैसे का जो पैरामीटर होता है, व्हेन आई स्टार्टेड विद 5.5 lakhs। मेरे जो दूसरे कलीग्स थे, हाँ आई रिमेम्बर उस टाइम पर मैं जो मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मैं भी वही करता था जो बाकी सब करते हैं। यार 5.5 लाख में अपनी जॉब लगी है, अपने साथ वाले जो लोग हैं 14-14 लाख में लगे हैं। यार वो जीवन में कहाँ पहुंच जाएंगे, अपन कहाँ रह जाएंगे। कॉम्पिटिशन तो वैसी होती है। और आज मैं जब खुद को देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो जहां मैं हूँ, मतलब मेरे जितने बेंचमार्क थे, जो लोग मेरे साथ में थे, मैं उनसे काफी ऊपर हूँ। और वो शायद उन्होंने मुझसे बहुत आगे स्टार्ट किया होगा, बहुत बड़ी पे स्केल पे स्टार्ट किया होगा। बट आई स्टार्टेड वेरी लो। बट मुझे एक फील्ड में इंटरेस्ट था, मैं कन्विक्शन था कि यार हाँ ये करना है, कॉन्फिडेंस था कि आगे बढ़ते जाएंगे और ग्रो करते गए। तो इनिशियल बेंचमार्क, कंक्लूजन यही है कि इनिशियल बेंचमार्क कुछ नहीं होता। आप 2 लाख से स्टार्ट करो, 20 लाख से स्टार्ट करो, कुछ भी करो, पैसे को बेंचमार्क नहीं करना चाहिए। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आपको कन्विक्शन है वो फील्ड में आपको काम करना है, आप चले जाओ। सीए इज द पासपोर्ट ऑफ डूइंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट। ये 2-4 चीजों पे आप रिस्ट्रिक्ट मत रखो खुद को और दुनिया को एक्सप्लोर करो, चीजें पढ़ो, डेवलप करो इंटरेस्ट चीजों के बारे में, नई अपॉर्चुनिटीज मार्केट में क्या आ रही हैं वो सब देखो, इवैल्यूएट करो और फिर डिसीजन लो कि आपको क्या करना है। मतलब इसको अपन समराइज कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट डिसाइड हु विंस द रेस। एब्सोल्युटली। एंड पॉइंट जो है, जो फिनिशिंग लाइन है, वो डिसाइड करेगा कि एक्चुअली विनर कौन है। स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग हो सकता है, पर जो आपका विनिंग पॉइंट है वहां पे देखने वाली बात है कि वहां पे पहले कौन पहुंचता है। सो प्रणव यार, एक लास्ट चीज, हम तो भाई टीचिंग प्रोफाइल में हैं, हमने तो दुनिया भर की एक्सप्लोर करी नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि तुम क्रिप्टो में हो, उस फील्ड में हो। तो व्हाट डू यू सजेस्ट मी, क्या मुझे क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या दिस इज द टाइम वेयर आई शुड इन्वेस्ट, या मैं लेट हो गया थोड़ा सा? यार आई थिंक इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर जर्नी इन क्रिप्टो, दैट्स व्हाट आई विल से। और क्रिप्टो
और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री एज अ ब्रॉडर सेक्टर, ये फ्यूचर इंडस्ट्री है। जैसे हम ठीक लोग है। एआई के बारे में सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे ही क्रिप्टो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी यूनिक है कि जो लोग इसमें काम करते हैं उनको पता है कि ये फ्यूचर है। ठीक है। आज से 20 साल 30 साल पहले जब इंटरनेट वाज जस्ट अ टर्म, लोगों को समझ में नहीं आता था, तो बहुत अपोजिशन था उसका, क्या ये क्या है, ये क्या चलेगा। एंड नाउ एवरीथिंग इज वर्ल्ड वाइड वेब, करेक्ट। राइट? इट इज मेन स्ट्रीम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, Right. सो इंट्रिंसिक। क्रिप्टो इज द फ्यूचर। आने वाले 5 साल 10 साल में हम लोग वापस से कभी कॉन्वर्सेशन करेंगे तो हम लोगों की लाइफ में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो इतना इंट्रिंसिक होगा कि हमको लगेगा कि यार हमको ऐसा लगता था कि ये चीज़ क्या थी, हम इसके बारे में जानते भी नहीं थे, और आज हमारी लाइफ में इतनी कॉमनली यूज है। तो इट इज समथिंग विच इज द फ्यूचर ऑफ लाइफ। ठीक है। And it is still not late to get Yeah. invested in it. Yeah, Okay. absolutely. Do you think crypto will change, replace the money? यार वो ना बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, एंड द आंसर, सिंपल आंसर टू दैट इज नो। ठीक है। इट है, इफ यू आस्क मी कि उसकी कैपेबिलिटी है क्या रिप्लेस करने की, कैपेबिलिटी डेफिनेटली है, बिकॉज इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन अ वे। कोई वैल्यू होती है और आप उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हो। बट इफ यू आस्क मी प्रैक्टिकली क्या वो होगा, टू दैट द आंसर इज नो। बिकॉज हर गवर्नमेंट की अपनी एक फिड्यूशरी रोल है, अपनी फिड्यूशरी एक्टिविटी ऑब्लिगेशन है, उसके लिए वो अपनी खुद की करेंसी बनाती है। करेक्ट। नो गवर्नमेंट विल वांट देयर ओन करेंसी टू बी रिप्लेस्ड विद समथिंग एल्स, बी इट इवन क्रिप्टो। तो पोटेंशियल है, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकल सोल्यूशन, एंड आई वुड नॉट इवन रिकमेंड कि ऐसा होना चाहिए या किसी को पुश करना चाहिए। तो रिप्लेस तो नहीं करेगा, हर गवर्नमेंट की अपनी करेंसी चलेगी। दिस विल बी अ पैरेलल टेक्नोलॉजी विच इज हियर टू स्टे, विच विल बी अडॉप्टेड। जैसे इंटरनेट अडॉप्ट हुआ है वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी। क्रिप्टो विल बी अडॉप्टेड इन बोथ द एस्पेक्ट्स, एक एज अ टेक्नोलॉजी इन बिजनेसेस और एक एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। लोग आज जो गोल्ड में पैसा लगाते हैं, आप देखो यूएस में ट्रेंड है, ब्लैक रॉक ने बिगेस्ट ईटीएफ लॉन्च किया बिटकॉइन का, और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे लग रहे हैं। तो पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड लुकिंग एट बिटकॉइन and other cryptocurrency as an opportunity, as an investment class. ठीक है। Pretty similar or even better than gold. ठीक है। It is risky. यार रिस्की तो डेफिनेटली है, ठीक है। आई वुड नॉट से कि रिस्की नहीं है, और उसका भी रीजन है। कोई भी मार्केट अगर नेसेंट स्टेज में होता है, नया नया होता है या उतना मैच्योर नहीं होता, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो देयरफॉर कैपिटल मार्केट के कंपैरिजन में क्रिप्टो में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं अभी। ठीक है, क्योंकि अनरेगुलेटेड है और मार्केट में पार्टिसिपेशन लिमिटेड है। लिमिटेड लोग हैं जो भी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू कैपिटल मार्केट्स। ऐसे देखो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट कैप है क्रिप्टो का, सो इट्स अ वेरी वेरी बिग इंडस्ट्री। बट इफ यू कंपेयर इट विद कैपिटल मार्केट्स, इट इज स्टिल इन अ नेसेंट स्टेज। ठीक है। तो इसलिए अभी फ्लक्चुएशंस हैं एंड देयरफॉर इट इज रिस्की। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में, तो वो कोई भी टोकन में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना फाइनेंशियल एडवाइस के, तो देन दे आर मोर प्रोन टू टेक अ रिस्की बेट वेयर दे कुड लूज मनी। तो प्रॉपर फाइनेंशियल एडवाइस के साथ करो। क्रिप्टो एज एन इंडस्ट्री इज वेरी लुक्रेटिव। This is the future. Like AI, like any other technology, crypto is going to be the future technology which will be adopted at mass level. हम लोग सब उसको हमारी रेगुलर लाइफ में यूज करेंगे। और अगर किसी का अडॉप्शन इतना बढ़ रहा है तो एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आज आप देखो कि वो आज कुछ भी नहीं है और वो इतनी बड़ी होने वाली है। तो एज ए सीए यार हमको पता है ना कि फिर उसकी क्या वैल्यू है आज की तारीख में। अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, आप उनको किस एज के बाद क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना या इंटरेस्ट लेना रिकमेंड करोगे? विल यू वांट अ 16-year kid at your house to get involved in crypto, या any एज ब्रैकेट की हाँ यार इस लेवल के बाद मेच्योरिटी आती है, इसके बाद आप धीरे धीरे एडवाइस के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ? यार यू नो एक्सप्लोरेटरी जो होता है वेर यू डोंट इन्वेस्ट फॉर फाइनेंशियल गेन्स और फॉर मनी, ठीक है, वो तो आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो, है ना। जैसे आपके फादर है, आपने अपने फादर को बोल दिया कि पापा मुझे ये शेयर फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, या आपने अपने फादर को बोल दिया कि ये वाला क्रिप्टो मुझे फंडामेंटली अच्छा लग रहा है, आप एक ले लो मेरे लिए, या तो ये, या फिर आप उसमें मॉक ट्रेडिंग करो कि आप एक्चुअल नहीं बाय करो पर आपको लग रहा है कि हाँ ये फंडामेंटली अच्छा है, मुझे इसमें सीखना है। तो लर्निंग के लिए तो यार एनी एज इज अ गुड एज। मॉक ट्रेडिंग कैसे होती है? मॉक ट्रेडिंग बेसिकली जैसे स्टॉक मार्केट में भी होती है, वेर यू डोंट एक्चुअली स्पेंड मनी, बट आप सिर्फ आपको वर्चुअली टोकन मिल जाएंगे। कहाँ पे होता है ये सब, कैसे होता है? मॉक ट्रेडिंग एज अ कॉन्सेप्ट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं
जिसमें एक कॉइन गब्बर करके एक प्लेटफॉर्म है हम्म। जिसपे आप मॉक ट्रेडिंग कर सकते हो, आप ठीक है। वर्चुअली एक बिटकॉइन बाय कर सकते हो। ठीक है। तो उसकी जो आज की प्राइस है उसके हिसाब से आपका बिटकॉइन आपके वॉलेट में दिखेगा, फिर उसका प्राइस अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वो आपको मिलेगा। ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी पर्सपेक्टिव से कुछ इन्वेस्टमेंट करना मॉक ट्रेडिंग में बेनिफिशियल इसलिए होगा कि अगर आप पर्सनली उसमें इन्वेस्टेड हो तो आप उसके बारे में एक्सप्लोर करोगे, चीजें सीखोगे। तो टेक्नोलॉजी समझने के लिए अच्छी एनी चीज़ एज है इज अ गुड एज, ठीक है। बट ऑब्वियसली एज एन इन्वेस्टमेंट आपको करना है और अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो इट इज बेटर टू गो विद एनी फाइनेंशियल एडवाइस। ठीक है, मतलब बेसिकली मॉक ट्रेडिंग करके आप पहले नॉलेज एक्वायर करो, उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, एंड आफ्टर अ मेच्योरिटी एज एंड अंडर सम गाइडेंस फाइनेंशियल एडवाइजर, करेक्ट देन धीरे धीरे यू स्टार्ट विद 100 रुपीज 200 रुपीज, करेक्ट करेक्ट सो धीरे धीरे यू मे टेक एट योर एब्सोल्युटली। और ये इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई। सेकंड एस्पेक्ट इज अबाउट क्रिप्टो एज ए करियर और एनी न्यू टेक्नोलॉजी एज ए करियर। अगर आपको किसी चीज को एज ए करियर चूज करना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो क्या है। क्या है यार गूगल और मार्केट में आजकल इंटरनेट, थैंक्स टू इंटरनेट इतने एवेन्यूज अवेलेबल हैं फॉर यू टू लर्न थिंग्स, अंडरस्टैंड मोर एंड मोर। तो पढ़ो थोड़ा, गो बियॉन्ड द करिकुलम, चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करो, नए टॉपिक्स देखो। हो सकता है कोई टॉपिक आपको समझ में आ जाए, कोई इंडस्ट्री आपको समझ में आ जाए जिसमें आप ये सोचो कि यार मेरे को अपना करियर इसमें डेवलप करना है। राइट। सो थैंक यू सो मच प्रणव फॉर कमिंग। आई गेस जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोफाइल पे तुमने काम करा, टैक्स से लॉ से क्रिप्टो, एंड जो तुम्हारी जर्नी है 8-10-12 लाख से स्टार्टिंग जो होती है, उसकी बाद की जर्नी बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि स्टार्टिंग पॉइंट मत देखो, एंडिंग पॉइंट देखो कि तुम कहाँ तक जा सकते हो सीए के साथ, और उसमें जो तुम्हारी पूरी जर्नी है आई गेस बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार थैंक यू सो मच पूरी विद्योदय फैमिली की तरफ से। थैंक्स मेहुल।